तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। आखिरी 1.5 घंटा रहेगा जबरदस्त, क्योंकि दिन भर बाजार में रहा मजबूती के साथ कारोबार। 11,600 के ऊपर आज बंद हो पाएंगे क्या, यह है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ऑलरेडी एक एक्शन पैक दिन रहा है बाजारों के लिए, पर अभी भी एक्शन बाकी है। अनिल जी, 1.5 घंटे की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो बताइए सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? जहाँ छोड़ा वहीं पर बाजार है एक्चुअली, है ना। जहाँ 11 बजे हम खत्म करके निकले शो, तो बड़ी बातों में यही है कि दुनिया भर के बाजारों की मजबूती के चलते हमारे यहाँ लगातार चौथे दिन बाजारों में तेजी होती दिख रही है। 11,600 के पास आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी भी 22,600 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइवेट बैंक्स, ऑटो और रियल एस्टेट, ये 3 आज के मजबूत सेक्टर हैं जहां से अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। मेटल्स हल्के कमजोर हैं। आईटी शेयरों में कल की तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है और सरकारी बैंक बेचकर प्राइवेट बैंक्स खरीद रहे हैं लोग। ये दूसरा संकेत आपको आता हुआ दिख रहा है। यूरोप के बाजारों में 0.5% तक की कमजोरी है, हल्की सी गिरावट है। डाउ फ्यूचर्स जो सुबह मजबूत थे, अब थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहे हैं। 40-50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त संकेत थोड़े से सुस्ती के अमेरिकी बाजारों से फ्यूचर्स को देखकर आते हुए दिख रहे हैं, यूरोप से आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल जी, और शायद उसी सुस्ती की वजह से जब यूरोप के बाजार खुले थे तो हमने देखा था सर, हमारे बाजारों में भी हल्की सी गिरावट आई थी, पर गिरावट के बाद एकदम रिकवर हो गए सर। और जो आप बोल रहे हैं कि एकदम फ्लैट लाइन ही रही है, जहां तक गेंस का सवाल है, वही 20-25 पॉइंट निफ्टी पर दिखे हैं, पर 11,600 के करीब ही आज पूरा दिन ट्रेड हुआ है। तो क्लोजिंग पर ये 11,600, 22,500, 600 का लेवल कॉन्कर कर लें। इंटरेस्टिंग है दीप। अभी थोड़ी देर में मैं डेटा देखूंगा और डेटा देख के मैं बताऊंगा। हाँ, एक चीज जो सुबह डेटा में नजर आ रही थी, वो हम यही बात कर रहे थे कि 11,500 के ऊपर टिकने के बाद जो क्लोजिंग मिली आपको कल, और आज 11,600 पर खुल के उसके आसपास आप टिके हुए हैं, ये ताकत तो दिखा रहा है। और ऐसे में जो 11,500 के कॉल राइटर्स हैं, उन्हें शॉर्ट काटनी पड़ेगी, ये संकेत साफ दिख रहा है। तो थोड़ी देर में समझ में आएगा डेटा में क्या कुछ दिखता है। लेकिन एक चीज क्लियर है, एक और अगर आप अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो थोड़ी सुस्ती के हैं। दूसरी ओर आप सुबह खुलने के बाद एक रेंज में फंसे हैं, तो हो सकता है दीप, हो सकता है 2:30 बजे के आसपास आपको इस रेंज के किसी एक तरफ बाजार निकलता हुआ नजर आए। रेंज के एक तरफ से मतलब क्या हो सकता है? 11,565 का लो है, उसके नीचे आए तो 11,500, 11,525 तक आ सकते हैं। 11,615 का हाई बनाया, 11,625 को पार किए तो 11,650-75 तक जा सकते हैं। तो एक बड़ा मूव आने की संभावना बन सकती है अब से 2.5 घंटे में। तो देखते हैं डेटा किस तरह से बनते हैं, उससे काफी कुछ अंदाजा लगेगा। तो मैं थोड़ा सा डेटा का इंतजार कर रहा हूं, एक बार किस तरह से डेटा शेप अप करता है, उस हिसाब से हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन होगा इंटरेस्टिंग, कुछ ना कुछ ये दिख रहा है। एक और जहां ग्लोबल मार्केट्स बहुत बढ़ने नहीं दे रहे हैं हमें, वहीं हमारी स्क्रीन की ताकत साफ दिख रही है। आज का आप देखिए, ये देखिए एक बार फिर से आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का आप मूव इंट्राडे वाला दिखाइए। बहुत दिनों बाद आपको इस तरह का दिखेगा जिगजैग, नहीं तो आमतौर पर ठीक है, एकदम सुस्ती से काम कर रहा है। आज देखिए, और स्पेशली निफ्टी देखिए कितनी बार ऊपर नीचे, कितनी बार ऊपर नीचे, यानी कि 11,600 के आसपास खरीदने वाले भी तैयार हैं और बेचने वाले भी तैयार हैं। तो और सिमिलर सिचुएशन आपकी बैंक निफ्टी पर है, 22,600 के आसपास दोनों तरफ के ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। और इसी दोनों तरफ के ट्रेड में आपको ढूंढने मौके बचे हुए 1.5 घंटे में, आज के लिए भी और कल के लिए भी। आइए तब तक भसीन साहब का करते हैं स्वागत, लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। स्वागत है भसीन साहब आपका। पहले तो बाजार का आउटलुक और आपका अपडेट, उसके बाद मिलूंगा आपसे फ्रेश पिक। बताएं सर। तो अनिल जी, बाजार में तो अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है। आज आपने देखा है कि मिड कैप्स में भी और बैंक्स में एक शॉर्ट कवरिंग रैली स्ट्रोक बाइंग है, और बैंक्स ने इंडिकेट किया है, HDFC और लार्ज बैंक्स। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ मैं 2 हफ्ते से कह रहा था 1,650 रुपए से कि HDFC विल बी द डार्लिंग ऑफ द मार्केट, और मेरे को दिवाली तक 1,900 का टारगेट था, वो आज 1,915 अपने आप ही बिक गया, और दैट हैज बीन अ रियल आउट परफॉर्मर। अभी भी मैं सोचता हूँ सर कि अंडरपिनिंग बैंक्स में बहुत ज्यादा है, वहां पे रिकवरी आएगी। आज मेटल्स थोड़े वीक हैं, बट दैट्स अ प्रॉक्सी प्ले, और आई थिंक कंज्यूमर गुड्स ने, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, बट द अंडरटोन इज वेरी स्ट्रांग। अनिल जी, जैसे आपको कहा था 12,000 दिवाली पे पक्का है, तो यहाँ पे अपने आप पोर्टफोलियो बनाइए, और मिड कैप्स में मुझे लगता है बहुत बढ़िया रुझान आने वाला है, वेयर दे कैन कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म फॉर सम टाइम टू कम। और बहुत ही बढ़िया मिड कैप्स में अब रुझान बन सकता है, ये भसीन साहब बता रहे हैं। भसीन साहब बताइए सर, अब फिर आपके लिए इस वक्त कौन सी और फ्रेश पिक्स हैं सर?
सर पहले सुबह का बता दूं जी, आपको, 297-98 में दिया था बंधन बैंक, वो आपको आधे घंटे में ही 308 हिट हो गया। और जो ट्रेडर है वो तो प्रॉफिट बुक कर ले, 3% का स्प्रेड उसमें डायरेक्ट मिला है। मदरसन सुमी पे अभी भी बाइंग है। सेल हमारा स्टॉप लॉस हो गया सर, उसमें आप निकल जाइए। और उसके अलावा अब मेरे पे 2 बाइज हैं जो मैं आपको देने वाला हूं सर, आप कहें तो मैं शुरू करूं सर। जी सर प्लीज बताएं। तो सर पहला पिक होएगा अडानी पोर्ट। Okay. अडानी पोर्ट की री रेटिंग इज इमिनेंट, 362 का भाव है, 355 का स्टॉप लॉस रखिए, 385 थ्रू 390। ये जो कृष्णापट्टनम पोर्ट उन्होंने लिया है उसकी एक्विजिशन से दे विल बी द मार्केट लीडर। और जैसे लॉजिस्टिक बढ़ेगी बिकॉज ऑफ चाइना एंड अदर फैक्टर्स, आई थिंक अडानी पोर्ट विल बी री रेटेड। तो मुझे अल्टीमेटली 425 का भाव दिखता है, लेकिन यहाँ 385 टू 390। दूसरा भाई अगेन पावर में है सर, मैंने कल भी आपको टाटा पावर दिया था जो कल नहीं चला, लेकिन आज वो आउट परफॉर्मर है, 2% अप है, 1.5% अप है, और टाटा पावर इज बीइंग री रेटेड। उसके साथ ही सबसे सस्ता शेयर आज की डेट में जो सबसे अच्छा बिजनेस देगा वो है एनटीपीसी। 84 का भाव है, 82.75 का स्टॉप लॉस रखिए, 90 टू 92 का टारगेट। तो ये 2 पिक्स हैं आपके लिए। अदानी पोर्ट खरीदना है 362 के आसपास, 355 355 का स्टॉप लॉस, 350 से 390 के टारगेट के लिए। एनटीपीसी खरीदे 84 रुपए में, 84 में, 82 रुपए 75 पैसे, 82.75 स्टॉप लॉस है, 90 और 92 रुपए 2 ये टारगेट आपके लिए बनेंगे एनटीपीसी में। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। ठीक 45 मिनट बाद फिर से आपसे होगी मुलाकात 2:50 पर। तब तक के वसीम साहब का शुक्रिया। आइए अब बढ़ते हैं आगे, इवेंट्स जिन पर रखनी है हमें नजर। मानसी हमारे साथ तैयार इस वक्त बताने के लिए। मानसी बताइए कौन सी इवेंट्स हैं आपकी लिस्ट में? जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी। गुड आफ्टरनून। तिलकनगर इंडस्ट्रीज के नंबर्स आज आने वाले हैं जिस पर फोकस है। वित्त मंत्री आज 3 बजे खासतौर से किसानों के मुद्दों पर फोकस करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिस पर नजर होगी। कल बुधवार के दिन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है। 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक ये बैठक होगी। 9 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, क्रेडिट पॉलिसी आती हुई दिखेगी। वहीं टीसीएस के नतीजे भी कल आने वाले हैं और साथ ही शेयर बायबैक पर भी इस एक बोर्ड बैठक में फैसला संभव है। मजेस्को के दूसरी तिमाही के नतीजे आते हुए हम देखेंगे। वहीं जी लर्न के Q4 FY20 यानी कि चौथी तिमाही के नंबर्स कल आते हुए दिखेंगे। लिखिता इंफ्रा का आईपीओ बंद होने जा रहा है। वहीं प्राइवेट प्लेयर ट्रेन के लिए बोली सौंपने की कल आखिरी तारीख होगी। साथ ही नेशनल डे के मौके पर कल भी चीन के बाजार जो है वो बंद रहेंगे। गुरुवार के दिन यानी कि 8 अक्टूबर बायबैक को लेकर मजेस्को एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। वहीं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की QIP का फाइनल भाव तय करने पर एक बोर्ड बैठक होगी। और नतीजों के लिहाज से कैश स्पेस में जीएम ब्रूवरीज के Q2 FY21 के नंबर्स यानी दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे। वहीं टीटागढ़ वेगन्स के Q4 FY20 यानी चौथी तिमाही के नतीजे आते हुए हम देखेंगे 8 अक्टूबर के दिन। ओके, तो काफ़ी सारे अहम फिगर्स हैं जहां पर नजर रखनी है। ऑफ कोर्स नतीजों का सीजन भी शुरू हो रहा है तो वहां पर भी आप रिएक्शन आते हुए दिखेंगे। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन में आते हुए दिखे हैं मार्केट्स खुलने के बाद। वरुण हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो देखिए, सबसे पहले तो अडानी पोर्ट, भसीन साहब भी इसकी बात करते हैं। इस कंपनी के जो Q2 वॉल्यूम है, कार्गो का जो वॉल्यूम है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। 5.27 करोड़ टन से बढ़ के ये 5.62 करोड़ टन पे आए हैं, तो ये अच्छी खबर है। ल्यूपिन, इस कंपनी को US FDA से एक दवा है, मल्टीपल सेरोसिस के लिए यूज होती है, उसके इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है, तो ये एक अच्छी खबर। थायरोकेयर, इस कंपनी का जो Q2 अपडेट है वो काफी बेहतर है। Q2 में आय में करीब 37% के आसपास की बढ़ोतरी और YOY और QOQ अगर आप देखें तो 170% के आसपास की बढ़ोतरी है। और इन्होंने RT-PCR टेस्ट जो है उसकी क्षमता जो है उसको भी बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम सचिव की तरफ से एक बयान आया है और ये बयान ये है कि सरकार अगले 7 से 8 साल में 10,000 CNG स्टेशन खोलने का लक्ष्य बना रही है और PNG ग्राहकों की संख्या भी जो है वो 5 करोड़ करने की योजना बना रही है। तो इसके चलते IGL, MGL जैसे काउंटर जो है वो आपके रडार पर रहना चाहिए। इंडोरामा, इसको लेके आपको जी बिजनेस ने जो एक्सक्लूसिव खबर दी सूत्रों के हवाले से कि इलेक्ट्रोमैसिक फिलामेंट, बेसिकली ये इंपोर्ट होता है सिंगापुर से, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की यहाँ पे जांच शुरू कर चुके हैं सरकार और इसका इंपैक्ट आपको इंडोरामा में भी देखने मिल रहा है, जिसके चलते स्टॉक में अच्छा खासा उछाल भी है। गोदरेज कंज्यूमर, इस कंपनी ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है जहाँ पे इनका कहना है कि इस बार जो इनकी ग्रोथ है वो लो डबल डिजिट में रहने वाली है, यानी कि 10% से ज़्यादा तो ग्रोथ होगी लेकिन वो लो डबल डिजिट में रहने वाली, ये एक बात है। और एक ब्लॉक डील हुई है इंडियन होटल्स में 50 लाख शेयर की,
101.80 के भाव पे ब्लॉक डील हुई है। इलेस्टोमेरिक ज्ञान, इसको बोलने की कोशिश ना करें। ये हुआ बड़ा टंग ट्विस्टर है। हाँ, टंग ट्विस्टर नहीं वो नहीं, आपने लास्ट टाइम बोला था दवाइयों के नाम ना ले, इसके मैंने लुपिन की दवाई का तो नाम लिया ही नहीं इस बार। हाँ, एक तरह की फिलामेंट। हाँ, राइट। हाँ, एक तरह के यान। एक तरह के यान। हाँ, ऐसा, क्योंकि ये हुए दवाएं हुए, मतलब ये, और कभी इस तरह की मुश्किल आए तो फिर दीप हमारे दीप है बाजू में। दीप है ना। सर वो हेडलाइन में कभी कभी आ जाता है तो फिर ऑप्शन भी नहीं होता। हाँ, दीप हेडलाइन में, हम हेडलाइन पढ़ जाते हैं, हमारी दूसरी जगह हालत खराब हो जाती है। इलेस्टोमेटिक यार, ठीक है, याद रखें। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए खबरों वाले शेयर। आइए, विश्वेश जी हमारे साथ है तैयार, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। वक्त है विश्वेश के विशेष देखने का। विश्वेश जी नमस्कार, बताएं सर आपकी पिक। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो है वो यहाँ से कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो एक स्टॉक है जो मेरे हिसाब से कल से चल रहा है और आज भी बहुत अच्छा हुआ है, बिल्टअप हुआ है। स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ऑलमोस्ट 7% का हुआ है बिल्टअप है और स्टॉक बहुत बड़े कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट कर रहा है और आज इंट्राडे में फर्स्ट हाफ में मूव होने के बाद में एकदम साइडवेज हो गया। मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में यहाँ पे बहुत बड़ा उछाल आ सकता है और बहुत बड़ा मूव आ सकता है। जिस तरह से लास्ट एक्सपायरी में हमने अपोलो टायर देखा, सॉरी अपोलो हॉस्पिटल देखा था, डॉक्टर रेड्डी देखा था, उस मैग्नीट्यूड का कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट जून मंथ से स्टॉक 920 और 840 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज कुछ सिग्नेचर ऐसे आ रहे हैं कि शायद इवेंचुअली अपर एंड ऑफ द रेंज को भी टेस्ट करके निकाल दे। तो गोदरेज प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए। यहाँ पे चार्ट्स प्लस डेटा सजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 893 का और तीन टारगेट होंगे 920, 930 और 950। तो मेरे हिसाब से इवेंचुअली 950 को अगर निकालता है तो और बड़ा मूव आ सकता है। तो फिलहाल कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गोदरेज प्रॉपर्टी 893 के स्टॉप लॉस से खरीदे। 930, 950 दो टारगेट अपसाइड। ओके, 893 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये है आपके लिए स्टॉक। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स, स्पेशली कुछ जो फ्रंटलाइन रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है। डीएलएफ की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी आपने एक्शन देखा है। सोभा ऑफ कोर्स उनका जो अपडेट आया था वो काफ़ी मजबूत रहा है, जिसकी वजह से बाजार में तेजी और बढ़ी है। और तेजी का एक्शन कहाँ पर बन रहा है? वापस निफ्टी 11,600 के ऊपर गया है, तो वहाँ पर फिर से एचडीएफसी का कंट्रीब्यूशन आते हुए दिख रहा है, वहाँ पर नजर रखिए। बट बाकी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वहाँ पर भी बढ़िया एक्शन है। वागले साहब, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आज सुबह भी मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहता था, वहाँ से अब देखिए तो और भी तेजी आ गई, 290 के लेवल्स पर आया है। और जिस तरह से एनबीएफसी चढ़ रही है, क्या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर ट्रेड बनता है सर? दीपांशु 300-302 तक ये जा सकता है। मे बी आज और कल का अगर हम बात करेंगे, अब इमीडिएटली मुझे मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है, बट वीकनेस नहीं है। डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस 284 का होना चाहिए। ओके, 284 के स्टॉप लॉस के साथ देखिए, पर फिलहाल उतनी ज़्यादा कन्विंसिंग मूव नहीं आ रही है जितना आप बाकी स्टॉक्स में देख सकते हैं। एनआईटी टेक, कोफोर्ज, यहाँ पर फिर से एक्शन आते हुए दिखा है। हालांकि आज सुबह की आईटी मूव में इन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट देखिए अब फिर से मूव करके डेज हाई की तरफ ये आते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी, कोफोर्ज वापस 2400 के लेवल्स पर आ रहा है थोड़ी सॉफ्टनेस के बाद, क्या फिर से अपमूव के लिए तैयार है ये स्टॉक? हाय दीपांशु, गुड आफ्टरनून। दीपांशु देखिए, कोफोर्ज में तेजी करके चलने का ही सलाह रहेगा। ये स्टॉक वन वे तेजी के ट्रेंड के अंदर है। बीच बीच में छोटा छोटा स्पीड ब्रेकर इसमें देखने को मिलता है, जिसमें ये स्पीड स्लो करता है, बट उसके बाद वापस से ये अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। 2398 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर तेजी करके चलने का ही सलाह रहेगा, जिसके अंदर ऊपर में 2450 से लेके 2500 रुपए तक के लेवल कोफोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने बाय कर रखा है वो होल्ड करे। कोई भी डिप अगर आता है स्टॉक के अंदर 2360, 2370 के आसपास, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर में 2450 से लेके 2500 रुपए तक के लेवल कोफोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल नजर रखिए स्टॉक पर, 2400 के लेवल्स पर आ ही गया है, जैसे सुमित जी हमारे साथ बात कर रहे थे। नितिन जी भी हमारे साथ हैं। नितिन जी, फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन बन रहा है सर पिछले 2-3 दिनों से। बजाज फाइनेंस ने कल पार्टिसिपेट नहीं करा था सर, बल्कि 2% नीचे था, पर अब पार्टिसिपेट कर रहा है, 2% ऊपर है और डेज हाई पर भी बजाज फाइनेंस आया है। 3500 के पार बजाज फाइनेंस पर मूव आते हुए देखते हैं सर। देखिए, बजाज फाइनेंस में ओवरऑल एक्सपायरी से ही काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं और अभी इसकी मूव कल नहीं थी, परसों मूव आई थी। मुझे लग रहा है वापस से मूव बनेगी, क्योंकि आज इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं
और मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये करीब करीब 3550 से लेके 3600 तक का टारगेट बनेगा, क्योंकि फाइनेंस से आप आज HDFC लिमिटेड में बहुत अच्छी मूव देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये नेक्स्ट 2-3 दिनों में पिकअप करना चाहिए, तो इसको बाय करना चाहिए। 3550 से 3600 तक के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस 3400 का रखना चाहिए। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। बिल्कुल, ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव लग रहा है और इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी हम एक्शन आते हुए देख रहे हैं। ICICI प्रू के बारे में भी कल आपके पास कॉल आई थी, हमने स्टॉक पर एक्शन देखा था। आज भी कुणाल जी ICICI प्रू काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कोई ट्रेड बनता है ICICI प्रू आज की 2-2.5% की तेज़ी पर? देखिए, चार्ट अगर आप देखते हैं दीपांशु, तो चार्ट काफ़ी दमदार है। केवल एक रेजिस्टेंस मुझे चार्ट पर नज़र आती है जो कि मौजूदा स्तरों के बहुत करीब है, जो कि 427 से लेकर के 430 के बीच में दिखती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक बार ये 430 के लेवल्स को डिसाइसिवली पार करके उसके ऊपर क्लोज दे दे, तब फिर खरीदारी की सोचेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग। ट्रेड लगातार आपने यहाँ पर कॉल्स दिए हैं। मुथूट फाइनेंस स्पाइक डेज हाई पर है, 3% की तेजी है और अब 1200 के ऊपर गया है। मुथूट फाइनेंस में मूव के लिए तैयारी हो रही है? विश्वेश जी, आपके लिए सवाल था। मुथूट फाइनेंस 1200 के ऊपर ट्रेड बन रहा है इस पे? अच्छा जी, बिल्कुल दीपांशु, मेरे हिसाब से मुझे लगा आप कुणाल जी से क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, मुथूट फाइनेंस में बहुत अच्छी एक चीज़ हुई है कि हमने ऑलमोस्ट 1100 के लेवल पे ये मूव में आइडेंटिफाई किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में आज के दिन में ब्रेकआउट है। 1200 के कॉल में 2.7 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है और मुझे लग रहा है 1200 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। जो अगली जोन होगी वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, वो होगी 1230 और 1240। और वहाँ पे अगर आपको याद हो तो लास्ट सीरीज में वहीं से फेल हुआ था और वहाँ से स्टॉक नीचे 1000 रुपीज तक चला गया था। तो मुझे लग रहा है कि ये मूव में आने वाले 1 से 2 दिन में हम यहाँ से और 30-40 रुपीज का मूव देख सकते हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज होगी आज के दिन में, वो 1200 के कॉल में अगर इनवाइंडिंग होती है कि नहीं होती है वो देखना होगा। बट ओवरऑल मेरा ध्यान बुलिश है। मुझे लगता है जब तक 1160 वायलेट नहीं होता है नीचे की साइड में, तब तक अपसाइड में 1300 तक भी जा सकता है। ओके, 1300 तक की जाने की तैयारी रखता है मुथूट फाइनेंस। तो नजर रखिए स्टॉक पर। 1200 के लेवल्स ऑलरेडी आ गए और इंटरनेशनली एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस पर मूवमेंट फिर से आते हुए दिखा है। भारतीय बाजार में अभी भी थोड़ा पिकअप बाकी है जहां तक गोल्ड के प्राइसेस का सवाल है, पर वहां पर भी आप एक्शन जरूर भरपूर होता हुआ देख रहे हैं। चोला इन्वेस्टमेंट ये एक और स्टॉक है जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स ने रेगुलरली आपको राय भी दी है। सुमित जी, चोला इन्वेस्टमेंट पर कोई ट्रेड है आज दोपहर को? 2% ऊपर है ये स्टॉक? आएगा, इसके अंदर अपसाइड मूव आएगा। ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है और ये स्टॉक एकदम ब्रेकआउट पे है। जैसे ही स्टॉक 260 का लेवल तोड़ेगा और ऊपर क्लोजिंग देगा तो उसके बाद बहुत बढ़िया अपसाइड मूव स्टॉक पे देखने को मिलेगा। आप मान के चले 10 से 15% का अपसाइड मूव चोला फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। 280 290 के ऊपर के टारगेट्स होंगे। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो होल्ड करें और 260 का ब्रेकआउट का वेट करें। 260 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो ये स्टॉक 1 से 2 दिन में बहुत बड़ा अपसाइड मूव दिखाएगा। बिल्कुल, चोला फाइनेंस पर बने रहें, अच्छे मूव के लिए तैयार हो रहा है। वागले साहब, कल के बिग विनर्स के बाद आईटी में आज थोड़ी मुनाफा वसूली आई है। क्या करना चाहिए सर? जिस तरह से थोड़ी वीकनेस आई है टीसीएस पर, विप्रो पर, क्या इन लेवल्स पर फिर से खरीदारी करें? क्योंकि ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, थोड़ी सी ही गिरावट है, तो क्या ये फिर से फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पर? दीपांशु, पोजिशनली ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से आज जो गिरावट आई है दैट हैज बीन बॉट इनटू। मुझे लगता है आज क्या आज मूव आएगी ये मैं कह नहीं सकता, बट आप 1 से 2 दिन या 3 दिन के व्यू से अगर बात करेंगे तो अप मूव जारी है। ऐड करें यहाँ पर, और मुझे लगता है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस तीनों में मुझे कम से कम 4 से 5% की अपसाइड दिखाई देती है ये मूव में। बिल्कुल, और इवेंट रिस्क से पहले भी आप देख रहे हैं कि थोड़ी वहाँ पर आपने गिरावट आती हुई देखी है, पर मूव के लिए तैयार हो रहे हैं। नितिन जी, बैंक निफ्टी में तो हम देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से अच्छी मूव है, पर आईसीआईसीआई बैंक कल भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। कल एक्चुअली मूव अच्छी आ गई, फिर एंड में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई। आज ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है आईसीआईसीआई बैंक और ये 380 के लेवल्स क्रॉस करने में मुश्किल हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक वीक लग रहा है इन लेवल्स पर, या ये भी अब पार्टिसिपेट और करेगा? देखिए, मार्केट में कोई भी वीकनेस का डेटा नहीं बन रहा है। इनफैक्ट बैंकिंग काफ़ी स्ट्रांग है और जैसे आज मार्केट में जो रैली आई है वो HDFC लिमिटेड का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ICICI बैंक इस एक्सपायरी में 400 की तरफ जाना चाहिए।
अभी ये 376 के आसपास है और अभी काफ़ी टाइम है एक्सपायरी में, तो डेटा बिल्डअप हो रहा है, काफ़ी बाइंग ऑलरेडी आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक में हो रखी है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो जो अभी बैंक निफ्टी ऊपर मूव करी है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का आया है। बट आईसीआईसी बैंक में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये 400 की तरफ जाना चाहिए। तो इसमें स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 365 का बन रहा है, इसको बाय करना चाहिए या बाय करके होल्ड करना चाहिए। 380 की आप कॉल ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट करीब 400 रख के चले। ओवरऑल बैंक्स में काफी स्ट्रेंथ लग रही है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी 23,000 के ऊपर भी जाएगी और ये करीब 23,500 की तरफ जा सकती है। काफी शॉर्ट्स हैं और इस बार बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कंपैरिजन टू प्रीवियस एक्सपायरी काफी ज्यादा है और वो कंटिन्यूअस बिल्डअप हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 23,500 की तरफ बैंक निफ्टी जाएगी। यहाँ से अभी भी 800-900 पॉइंट की तेजी बन रही है और निफ्टी 11,700 1100 ऐसा लेवल हम देख सकते हैं। तो बैंक बाय करके चलना चाहिए। ओके, तो बैंक्स में अभी भी तेजी है। आईसीआईसीआई बैंक में करें खरीदारी, ये आपके लिए रहा है। लेकिन एक और स्टॉक जो अब रहेगा सुर्खियों में और वो है टीसीएस। आने वाले हैं रिजल्ट्स कल और साथ ही बोर्ड बैठक भी है बायबैक को लेकर, दोनों ही चीजें साथ में होगी। टीसीएस के नतीजों का अनुमान बताने के लिए तैयार है कुशल बताइए। बिल्कुल जी, तो टीसीएस के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बेहतर साइड पर आते हुए नजर आएंगे। Q2 में डील पाइपलाइन भी इनकी स्ट्रांग रही थी और पर्टिकुलरली अगर आप बीएफएसआई की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल जिस हिसाब से डॉलर आय बढ़ सकती है वो करीब 4% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और इसकी वजह से इनकी जो मार्जिन है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। करीब 1.3% की बढ़त जो है इनकी मार्जिन पर भी आती हुई दिख सकती है और ऑलमोस्ट 25% की मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, जिस हिसाब से रुपये में हमें गिरावट देखने को मिली है। और मुनाफे देखें तो वहाँ पर 12.5% की करीबन बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। और स्पेशली अगर आप देखें तो बीएफएसआई जो वर्टिकल है इनका, वहाँ पर काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है, जो करीब 31% इनके ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। और साथ ही आगे की जो डील पाइपलाइन है उस पर आपको नज़र रखनी होगी, वहाँ पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है। और साथ साथ जो इनकी रिटेल सेगमेंट है, जो इनका सेकेंड बिगेस्ट सेगमेंट है, वहाँ पर किस हिसाब का आउटलुक है आगे बचे हुए FY21 के मंथ्स के लिए, वो देखना ज़रूरी होगा। ओके, तो टीसीएस पर आपको नज़र रखनी ज़रूरी होगी। और जैसा कि बागले साहब कह रहे थे, देखिए वहीं से रिकवरी भी आपको आती हुई दिख रही है। तो आज की जो थोड़ी क्वाइट मूवमेंट आई है आईटी स्टॉक्स में, वो फ्रेश खरीदारी के ही मौके बन रहे हैं। नतीजों पर तो एक्साइटमेंट है ही और साथ ही इनके जो बायबैक के प्लान्स हैं वहाँ से भी बाजार इस समय काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो टीसीएस, आईटी स्टॉक्स दोनों पर ही नज़र रखिए। आज काफ़ी बड़ा मूव आया है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, ये एक स्टॉक है सुमित जी, इसकी चार्ट देखिए। वैसे तो 15% का उछाल इसमें ऑलरेडी आ गया है। अपडेट्स इनकी तरफ से भी आए थे, ऑपरेशनल अपडेट्स जो हैं Q2 के, और वो भी काफ़ी मजबूत रहे। जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, ओवरऑल परफॉर्मेंस का सवाल है, इसलिए हम देख भी रहे हैं कि जब से अपडेट आया है स्टॉक में बड़ा उछाल है। अगले लेवल्स क्या आ सकते हैं थायरोकेयर पर सुमित जी? दीपांशु, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। स्टॉक बहुत बड़ी अपसाइड मूव दिखा रहा है। 15% की तेजी स्टॉक के लिए बहुत बड़ी तेजी होती है। तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जिसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा ऊपर में नीचे में 850 के आसपास, और ऊपर में ये स्टॉक 900 का लेवल क्लोज करता है 900 के ऊपर, तो फिर स्टॉक के अंदर 940 से 950 रुपए तक का अपसाइड मूव थायरोकेयर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। फ्रेश के लिए थोड़ा सा वेट करें। ओके, थोड़ा वेट करना चाहिए जहां तक फ्रेश पोजीशन का सवाल है। सिद्धार्थ सिडानी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सिद्धार्थ जी, जिस तरह से अपडेट्स आए हैं, ये डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में एक नई जान आ गई है जहां तक थायरोकेयर के अपडेट्स का सवाल है। इन लेवल्स पर भी अट्रैक्टिव होंगे सर, जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है, या फिर अब थोड़ी एक्सपेंसिव टेरिटरी में चल रहे हैं? एक ही दिन में देखिए 15% का उछाल तो थायरोकेयर में ही आ गया है। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए दीपांशु, कोई भी अभी के मार्केट कंडीशन में जहां पे हम हैं, वहां पे कोई भी स्टॉक को खरीदना नहीं चाहिए अगर वो 15-15, 20-20% ऊपर हो। डेफिनेटली सारे स्टॉक्स की बारी आएगी नीचे आने की, क्योंकि मार्केट में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक करेक्शन का रुझान कभी ना कभी आता ही है, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वहां पे ही आपको खरीदना चाहिए कोई भी स्टॉक हो। और रही बात डायग्नोस्टिक स्टॉक की, थायरोकेयर बेहतरीन कंपनी है। इससे भी बेहतर अगर स्टॉक पिक अगर आपको ये सेगमेंट में देखना हो तो वो होगा डॉक्टर लाल पाथलैब। डॉक्टर लाल पाथलैब हमें बेहतरीन पसंद है। हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है और भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई टेस्ट कंपनी करवाती हो तो वो है डॉक्टर लाल पाथलैब। 5000 के ज्यादा टेस्ट होते हैं, पर ये लेवल्स पे नहीं, गिरावट पे ही खरीदना चाहिए।
बिल्कुल, इन लेवल्स पर आप खरीदारी मत करिए, गिरावट पर करिए, पर डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर ज़्यादा कन्विक्शन रहेगा सिद्धार्थ जी का, जहाँ तक इस स्पेस का सवाल है। बट स्पेस में मूवमेंट बरकरार है और ये आप अच्छे ट्रेडिंग के मौके भी यहाँ पर बन रहे हैं। NBFCs में अच्छा मूवमेंट आ रहा है और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि कई सारे कैश वाले NBFCs हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी मूवमेंट आती हुई दिखी है। एक बार PNB हाउसिंग फाइनेंस को देखिए, वहाँ पर भी एक बढ़िया मूव आया है। रेपको फाइनेंस यहाँ पे तो सुबह से आपको 5% की तेज़ी दिख रही है। JM फाइनेंशियल यहाँ पर भी अच्छा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी, HDFC का जो अपडेट आया है, इतना स्ट्रॉन्ग HDFC लिमिटेड का जो इतना स्ट्रॉन्ग अपडेट आया है, वहाँ से हम देख रहे हैं पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पर एक नई जान आ गई। तो HDFC के साथ क्या करना चाहिए सर? 1900 के लेवल्स आ गए हैं, और साथ ही कोई और NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन पर्टिकुलर जो अब अच्छी लग रही हो? जी नहीं दीपांशु, आपने जो स्टॉक पकड़ा है वो गिनी गोल्ड है, और मुझे लगता है कि HDFC के अलावा कोई भी दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में नहीं जाना चाहिए। HDFC को जरूर ये भाव पर भी खरीदना चाहिए, बट एक चीज जरूर ध्यान रखें कि आप कोई भी कंपनी खरीदे, स्पेशली HDFC भी अगर खरीदते हैं तो उसको टुकड़ों में खरीदना है, एक बार में नहीं खरीदना है। तो नीचे आता है तो और भी आपके पास प्रोविजन होना चाहिए उसका एवरेज करने का। तो मुझे लगता है कि HDFC लिमिटेड ही एकमात्र ऐसी NBFC है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसपे हम बहुत पॉजिटिव है। HDFC और नीचे आए और खरीदते रहे बस। क्या बताए, गिन्नी गोल्ड? हाँ, गिन्नी मतलब सोने की गिन्नी, ऐसा सिद्धार्थ जी? बिल्कुल, सोने की गिन्नी अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इसके लिए फिर डीमेट से रीमेट करवाने पड़ेंगे, फिजिकल करवा के फिर तिजोरी में रखना है। हाँ, पता नहीं। अच्छा, कुणाल जी हाथ खड़ा कर। कुणाल जी, आपकी तिजोरी में पड़े हैं HDFC के शेयर? नहीं अनिल जी, देखिए मैं कुछ और कहना चाहता था, आपको बधाई देनी थी अनिल जी, तो स्वीकार कर लीजिए अनिल जी बधाई। किस क्या हुआ? मेरे पास थोड़ी HDFC है। अनिल जी, दो वजहों से बधाई देनी है। सबसे पहली वजह तो अनिल जी, ये जो आपने नया सूट पहना हुआ है और इसमें आप ये जो शो कर रहे थे, आज मैंने आपको बड़ी करीब से देखा जब 11 बजे आपका शो हुआ था। तो देखिए, एक तो सूट नया अनिल जी, एक तो सूट पहने हुए मुझे तो कम से कम 6 महीने हो गए अनिल जी। तो आपको सूट पहनकर और ये जो आर्मी कट का आपने हेयर कट लिया अनिल जी, बहुत जबरदस्त लग रहे थे आप। एक्चुअली है ना कुणाल जी। अच्छा, और दूसरी बधाई 6 बार पहना होगा? हाँ सर, उससे भी कम नहीं होगा। हमने भी 5-6 बार ही पहना है मजबूरी में, जब ऑफिस आते हैं घर से, तो हमने भी पहनना बंद कर दिया। बाकी हेयर कट तो ऐसा ना, आजकल सिस्टम ऐसा है, जितना कम सैलून में जाना पड़े उस हिसाब से मैं उसको बोला उस तरह से काटना कि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल बाल गंजे हो गए हैं। मतलब 2 महीने के लिए आना नहीं, और 2 महीने ना आना पड़े। कोविड में जितना कम निकले उतना बढ़िया है। तो अच्छा, एक और चीज और जो है वो ये कि पैसे तो उतने ही ले रहे हैं। जी बताए कुणाल जी। अनिल जी, दूसरी बधाई है आपके दमदार शो की। अनिल जी, मैंने बड़ी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पूरा शो देखा। और अनिल जी, जब आप राय दे रहे थे तो अनिल जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि कोई घर का व्यक्ति जो है वो राय दे रहा हो। तो आपने जो रिटेल निवेशकों को राय दी है अनिल जी, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है और बहुत ही कमाल की राय है। बिल्कुल ऐसी जेन्युइन राय आपने दी है जैसे कि शेयर्स आपके अपने हों। तो अनिल जी, बहुत बढ़िया लगा मुझे सुनकर, तो उसके लिए आपको बधाई। थैंक यू सर। कुणाल जी, शेयर भले मेरे अपने ना हो, देखने वाले तो मेरे अपने हैं, हमारे दर्शक तो हमारे अपने हैं। तो पूरी तरह से वो शो उसी हिसाब से प्लान किया था। एक मिनट, हाँ, सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सिद्धार्थ जी। मैं पूरी तरीके से समर्थन कर रहा हूँ कुणाल जी का। जो आपने वेदांता का डीलिस्टिंग का शो किया साहब, बहुत बेहतरीन शो, और ये ऐसा शो है जिसमें 360 डिग्री एंगल दिखाया गया है कि लेफ्ट से क्या करे, राइट से क्या करे, सीधे से जाए तो क्या करे। तो ये जो 360 डिग्री एंगल आपने जो दिखाया है ये शो में, ये बिल्कुल दर्शकों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा। शुक्रिया सिद्धार्थ जी, आप लोगों को पसंद आया शो, ये बड़ी चीज़ है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ दर्शक अगर आपने मिस करे, इनफैक्ट मैं और दीप जब प्लान कर रहे थे, हमारा आइडिया ये था कि हम 25 मिनट में शो कर देंगे। दीप कितना, 45 मिनट का शो? 45 मिनट, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। ऑलमोस्ट 1 घंटे का, मतलब 45-47 मिनट में 1 घंटे का शो बन जाता है, तो काफ़ी बड़ा हो गया। उसमें भी शायद 1-2 पॉइंट हम और ऐड कर सकते थे।
अब जो रह गए पॉइंट वो कल सुबह हम 8 बजे डिस्कस और करेंगे। अभी तो ये खुला हुआ है इशू, लेकिन हाँ कोशिश यही की कि जो आपके सवाल है उनके जवाब आपको मिल पाए। आपको पसंद आया तो शुक्रिया। और एक और चीज़ करना चाहता हूँ, इनकेस आपने मिस कर दिया है या मिस करने के बाद रिवीजन करना चाहते हैं, अगर मिस नहीं भी किया तो आज शाम 7:56 यानी कि 8 बजे ये शो आपके लिए फिर से होगा, वेदांता डीलिस्टिंग की पाठशाला। तो अगर आपके कोई भी और सबसे बड़ी चीज़ ये कि चाहे आपके पास वेदांता के शेयर हो ना हो, बाकी डीलिस्टिंग में भी आपके लिए ये जानकारी काफ़ी काम आएगी। इसका फ़ायदा आप ये देखकर उठा सकते हैं। तो शुक्रिया आप दोनों का इसे पसंद करने के लिए। बिल्कुल, तो ज़रूर देखिएगा आज शाम 7:56 पर वेदांता डीलिस्टिंग की पाठशाला, ये हमारा स्पेशल शो। पर मेटल स्टॉक्स की बात करें तो आज थोड़ी कमज़ोरी मेटल स्टॉक्स में ज़रूर आती हुई दिख रही है। अब ये टेम्परेरी डिप है, यहाँ से फिर से खरीदारी के मौके मिलेंगे, ये पूछना ज़रूरी है। विश्वेश जी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल पर आपकी कोई राय? कल तो अच्छा हाई फ्लायर था, अच्छी तेज़ी बन रही थी, आज जो गिरावट आई है यहाँ पर शॉर्टिंग का मौका है या फिर से खरीदारी का ट्रेड बन सकता है? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सेल एक अंडर परफॉर्मर रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप अगस्त का महीना देखेंगे तो 44 से ऑलमोस्ट 30 तक आ गया था। दूसरी चीज़ 35 के कॉल और पुट दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो 35 के कॉल में अराउंड अबाउट 53 लाख शेयर्स हैं और पुट में अबाउट 15 लाख शेयर्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि 35 के कॉल और पुट दोनों राइट हुए हैं, और अगर आप उनका कंबाइंड प्रीमियम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव मूव के कंपेयर में ये जो प्रीमियम है ये ज़्यादा है। तो 35 का कॉल चल रहा है ₹1.70 और पुट चल रहा है ₹2.40। तो राउंड अबाउट ऑलमोस्ट आपको ₹4 तक का क्रेडिट मिल जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इन अ स्टॉक लाइक सेल 55 लाख का 53 लाख OI ऑन 35 कॉल मेक्स इट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो 35 के ऊपर जाएगा तो ही मेरे हिसाब से पोजिशनली कुछ अच्छा होगा। ऑन दी अदर हैंड नीचे में मेरे हिसाब से 33 के नीचे भी नहीं लगता है। तो दीप मुझे लगता है 33-36 ये बैंड में रहेगा, और 35 की स्ट्रेडल जो है वो ₹4 की क्रेडिट है, वो काफी अच्छी क्रेडिट है फ्रॉम अ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा मुंह आना चाहिए इधर साइड। ठीक है, तो एक रेंज में ही अटका हुआ है, जब रेंज के बाहर आएगा तभी आपके लिए अच्छे ट्रेड के मौके मिलेंगे। पर इंडेक्स पर क्या ट्रेड का मौका है, चलिए जान लेते हैं। 2:30 बज गए हैं। अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है उसका बिल्कुल बताते हैं। अनिल जी, बाजार को आपकी स्ट्रैटेजी का इंतजार था सर, क्योंकि जैसी स्ट्रैटेजी का समय हो गया निफ्टी डेज हाई की तरफ वापस आते हुए दिख रहा है। वापस 11,615 के लेवल पर निफ्टी अटेम्प्ट मार रहा है। ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक है सर, थोड़ी सुस्ती अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स में आपको दिख रही है, बट मामूली सी गिरावट डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स में है सर। यूरोप में सुस्ती जरूर है बट आधे % तक की ही गिरावट है, और एशिया में तो ज्यादातर पॉजिटिव ही ट्रेड रहा। जापान आधा % ऊपर था, हांगकांग 1% ऊपर था। तो ट्रेड तो ठीक ठाक है ग्लोबल बाजार में। हम जो अब ऊपर आए हैं, डेज हाई पर हैं, अब बताइए क्या करें। सब कुछ अच्छा है दीप। अगर डाउ फ्यूचर्स और हरे निशान में होते तो वो कहना ही क्या, नहीं है तो उनकी मर्जी। ठीक है, मेरे लिए निफ्टी 11,620 पर इस वक्त क्लियर कट बाय है जी। क्लियर कट बाय। आमतौर पर 2:30 बजे मैं ऐसा बोलता नहीं हूं। मैं आपको 11,620 पर क्लियर कट बाय दे रहा हूं। 22,700 पर बैंक निफ्टी क्लियर कट बाय दे रहा हूं बचे हुए 1 घंटे के लिए। ओके, एकदम साफ साफ बाय दे रहा हूं दोनों ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी। क्यों दे रहा हूं अब मैं उसका लॉजिक बता दूं आपको। निफ्टी 11,500 का कॉल ऑप्शन 21 लाख शेयर, 11,500 का पुट ऑप्शन 34 लाख शेयर, जिसमें से 17 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया 11,500 के पुट पर। तो 11,500 आपका बेस हो गया, इसके नीचे आप जाएंगे नहीं। कहाँ है बेस? यहाँ से 100-125 पॉइंट। तेजी के मार्केट में 1% का स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो जिंदगी में क्या करेंगे? सही बात है। तो इतना तो रिस्क लेके चलना है भाई। अगर आप इतना ही रिस्क लेंगे तो फिर मार्केट में आइए मत। 100-125 पॉइंट की रिस्क है जी, वेल डिफाइंड क्लियर कट। तो 11,500 आपका बेस हो गया। आज आप 11,564 का लो बनाए, वहां से इतना दूर है तो कहां पहुंचेंगे? जाएंगे नहीं। तो क्लियर कट आपका स्टॉप लॉस हो गया 11,550। ओके, आज के लो से थोड़ा सा नीचे। डन। टारगेट 11,650 11,700 की रेंज का। क्यों? 11,500 के कॉल पर 21 लाख शेयर, 11,550 पे 11 लाख शेयर, और 11,600। मजे की बात देखिए, जो कल हुआ वही आज हो रहा है दीप जी। कल आपको याद है 11,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में था और पूरा दिन हमने उसके ऊपर ट्रेड किया और उसके नजदीक जाकर बंद हुए। और आज क्या हुआ? सेंचुरी मार कर सीधा 100 पॉइंट ऊपर। कल वाले शॉर्ट आज काट रहे हैं। ओके, आज वाले हो सकता है कल काटेंगे। क्यों? क्योंकि 11,600 के कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 35 लाख शेयरों का। 35 लाख शेयर, ये जो ओपन इंटरेस्ट है 11,600 के नीचे 67 लाख 67 लाख 65 लाख मान लीजिए राउंड फिगर।
65 लाख शेयर निफ्टी में इस वक्त शॉर्ट है। ओके, अभी भी अभी शॉर्ट है इस वक्त, अभी इस मोमेंट पे 65 लाख शेयर शॉर्ट है, जिनको परसों स्वाहा होना है। सही बात। इस वीकली एक्सपायरी में, इसलिए निफ्टी और ऊपर जाने को तैयार है। नहीं तो मैं दाव फ्यूचर देख के मैं नहीं कहता कि खरीदना चाहिए, नहीं तो 11,600 पे जो 11,610 15 पे जो क्लियर कट को और बाय रिकमेंडेशन आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है, यही नहीं गिरने देंगे। आज का दिन का लो का स्टॉप लॉस राउंड फिगर में 11,550, 11,650 से 11,700 की तैयारी निफ्टी। क्लियर? आइए बैंक निफ्टी 22,500, यहां पर 8 लाख शेयर पुट में है। आज का लो बताओ 22,521, उसके नीचे नहीं गए, बेस हो गया आपका जी। तेजी के मार्केट में 200 पॉइंट का 150 पॉइंट का बेस तो चले गई, इतना तो लेना ही पड़ेगा ना दीप, नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। 22,500 आपका बेस है, स्टॉप लॉस है। अब ऊपर में आपने 22,500 भी पार किया, 600 भी पार किया, 700 भी पार किया। 22,700 पार करते दीप आपके 23 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो गए, कॉल राइटर्स 23 लाख शेयर बैंक निफ्टी और कॉल राइटर्स। 22,800 पार करते 30 लाख शेयर, ये 22,775 22,800 की तरफ तुरंत बढ़ रहा है। और अगर उसके पार निकल कर टिक गया, थोड़ा सा अगर डाउ फ्यूचर पलट जाए ना 50-75 100 ऊपर हो जाए, तो ये आज ही 22,950 चला जाए, बड़ी बात नहीं। ओके, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का पुश वहां से चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ तो 22,775 22,800 पर जाकर कहीं आप रुक सकते हैं। लेकिन क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग यहां भी है। अनडाउटेडली बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग ज्यादा होगी, निफ्टी में ज्यादा शॉर्ट्स बने इस वक्त बने हुए, लेकिन बैंक निफ्टी में भी 22,700 के ऊपर आने के बाद अब शॉर्ट कवरिंग का कॉन्फिडेंस आ रहा है। लगभग 23 लाख शेयर 22,700 तक शॉर्ट हो चुके हैं, तो अब ये गिरेंगे नहीं, आपके नीचे की रिस्क कम हो गई। जैसे ही गिरेंगे आप बेचे ना बेचे, शॉर्ट कवरिंग वाला खरीदने के लिए तैयार है। तो ये दो बड़े डेटा बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, मजबूत डेटा है, मजा आ गया डेटा देख के। और इसलिए मैंने आपको कहा 3:30 बजे जल्दी से काम कर लेते हैं, सॉरी 2:30 बजे कर देते हैं, और बचा हुआ काम निफ्टी पर निशाना लगाने का नितिन जी कर देते हैं, बिल्कुल नितिन जी के लिए। बताएं नितिन जी। अनिल जी, यहाँ पे 11,600 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो हमें 85-86 की मिल रही है, और इसका स्टॉप लॉस हम 50 रुपया रखेंगे और टारगेट रखेंगे 130 से लेके 140 रुपया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में जो थर्सडे है एक्सपायरी 11,750 750 800 तक हम जा सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि आज गैप अप खुलने के बाद मार्केट गैप फिल करने एक बार भी नहीं आ रहा है, और अभी बहुत तगड़ा ब्रेकआउट हुआ है। अभी मैंने ये 11,600 की कॉल ऑप्शन आपको मैसेज किया था 63 में बाय करने के लिए, बहुत तेजी से मूव आ गई। उसके बाद ये अभी 85-86 हो गया, बट ये इस लेवल पे भी लेना चाहिए, और इसका टारगेट 130 140 ऐसे लग सकता है। जैसे आज गैप अप हुआ, कल भी लग रहा है गैप अप होगा, क्योंकि आज खुलने के बाद गैप फिल नहीं हुआ और वापस से काफी बाइंग हुई, काफी ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ। तो कॉल ऑप्शन लेना चाहिए निफ्टी में। स्टॉप लॉस हम 50 का रखेंगे, 11,600 की कॉल ऑप्शन है। 11,600 की कॉल खरीदिए। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर सर 15 मिनट पहले ही स्ट्रैटेजी दे देते सर, तभी से हम आ जाते से मतलब आपकी स्ट्रैटेजी का लिटरली इंतजार कर रहे थे। आपका निफ्टी का पहला टारगेट तो सर ऑलमोस्ट आते हुए दिख ही गया है, और बैंक निफ्टी भी देखिए 22,800 पे आ गया। दीप, मैं हर रोज 2:30 बजे इस तरह से नहीं कहता, और मैक्सिमम टाइम पे ये था कि देखते हैं करते हैं। ये मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, अगर मुझे डेटा में दिखता है तो मुझे बोलने में कोई डर नहीं है, और डेटा में नहीं दिखता है तो मुझे बोलने की हिम्मत नहीं होती। मैं बहुत साफ कहता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस और कंफर्ट डेटा से ही आता है। डेटा में दिखा तो मैंने जोर से बोल दिया कि ये नहीं जाएगा नीचे। अब कई बार ये होता है, लोगों को लगता है कि मेरा व्यू क्लियर। अब व्यू मैं कैसे बनूंगा? अगर डेटा मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं ऐसा कोई भविष्यवाणी, तो ऊपर से आवाज़ थोड़ी आती है कि जा बेटा बाय कॉल दे दे, सेल कॉल दे दे, ऐसा नहीं होता है। ये सब यहीं से पढ़ के देना है, जो देना है यहीं से देख के देना है। साफ दिख रहा है कि भागने को तैयार है। और नितिन जी की जो कॉल भी आ रही थी, नितिन जी लेटर, नितिन जी अगली बार मेरे से पहले ही दे दिया करो आप पता चला कि निकल गया। मैं तो एक्चुअली खुद सोच रहा था कि एक बार एनालिसिस करने के बाद डेटा, उसके बाद मैं बाय कॉल दे दूंगा कि चलिए तब तक बिगुल बजा देंगे कल के 2,000 का, लेकिन वो तो मौका ही नहीं मिला। ये तो भाग ही गया। आप देखिए 650 का लेवल दिया, 645 हाई बना दिया कुछ ही मिनटों में, 22,800 का हाई आपको बन गया। अब 22,800 के ऊपर टिकेगा तो 22,950 की तैयारी है। सिंपल। सुबह भी आपने ये लेवल्स दिए थे। बिल्कुल, एक बार जरा नितिन जी को पूछ लेते। नितिन जी 22,950 की तैयारी है?
अनिल जी ये 22,950 नहीं, 23,500 की तैयारी है। काफी शॉर्ट पोजीशन है और जो अभी ये बाउंस आया है, जो आपने डेटा एनालिसिस स्टार्ट किया, और उसी समय बैंक निफ्टी में करीब 1.5 लाख शेयर के ऑर्डर्स आए हैं और काफी बाइंग हुई है। मुझे लग रहा है क्लोजिंग होते होते ये 23,000 की तरफ बड़े आराम से मूव कर सकता है और निफ्टी हो सकता है 11,700 की तरफ, यानी यहाँ से 50 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आज में आ सकती है। तो डेटा काफी स्ट्रांग है अनिल जी। मुझे लग रहा है 23,500 हम लोग काफी जल्दी आने वाले हैं। ओके, 23,500 की तैयारी है जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है। और इसमें देखिए अहम भूमिका निभा रहा है एचडीएफसी बैंक। वहां पर हमने एक स्पाइक आते हुए देखा है। डेज हाई पर आपको एचडीएफसी बैंक भी दिखेगा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी पर भी अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है। सारे के सारे बैंक्स वैसे तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो भी डेज हाई पर आते हुए दिखा। तो अनिल जी, दिग्गज बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेठी साहब। सेठी साहब के साथ ही जल्दी से कार्यक्रम में शामिल हो चुके किरण जी हैं। तो किरण जी के लिए स्पेशल बिगुल बजाना है। किरण जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, तब तक एक काम करें, जल्दी से सेठी साहब के लिए बिगुल बजाकर लेते हैं उनकी सदाबहार शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब, बताएं सर आज की आपकी पिक। अनिल जी, पहले तो हेड्स ऑफ टू यू। आपका शो देखा वेदांता की डिलिस्टिंग के ऊपर, बहुत ही कमाल की रिसर्च करी आपने, बहुत कुछ हमको भी सीखने को मिला उस शो को देखने के बाद। तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को उससे बहुत फायदा हुआ होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बाकी जहां तक आज की मेरी पिक्स का सवाल है, एक कैश मार्केट की पिक है और एक एफ&ओ पिक है। जो कैश मार्केट का स्टॉक है वो एक पेपर सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो पहले भी कई बार डिस्कस हो चुकी है। स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से नीचे आके अब रिकवरी करने जा रहा है। मुझे लगता है वेस्ट कोस्ट पेपर इस स्टॉक में करंट लेवल जो 177 के आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 190 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 170 रुपए का। सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं। पिछले साल 5 रुपए का डिविडेंड दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 26-27% के है। एफआईएस डीआईएस की करीबन 22.5% की हिस्सेदारी है। प्रोमोटर की कोई हिस्सेदारी प्लेज नहीं है। और बाकी जिस तरह से सरकार का फोकस है, सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया है, फिर आपके ई कॉमर्स बढ़ने से पैकेजिंग के पेपर की भी बहुत डिमांड बढ़ी है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है विद शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 190। ओके, 190 के टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की राय है वेस्ट कोस्ट पेपर में सेठी साहब की तरफ से। ये है सेठी साहब को स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। 170 का बोला है मैंने। 170 का 170 170 के स्टॉप लॉस से खरीदे 190 के टारगेट के लिए। पेपर स्टॉक बड़े दिनों बाद रडार पे आए हैं, हम तो भूल ही गए थे कंपनी लिस्टेड भी है। सेठी साहब कुछ नया एक्शन कुछ बड़ा हो रहा है इसमें, शुरू हुआ है? बिल्कुल, ये स्टॉक में अगर आप मेरे बाद कोई टेक्निकल सलाह लेंगे तो मुझे लगता है जरूर ये सुमित जी या कुणाल जी, राकेश जी के रडार पे बिल्कुल आगे होगा ये स्टॉक भी। तो ये स्टॉक मुझे लगता है आजकल में ये यहाँ से बिल्कुल तैयारी है इसमें भी एक्सपर्ट आने की। सुमित जी के लायक 3-4 जी 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 एकदम सुमित जी के लायक स्टॉक है। सुमित जी बैठाइए सैटेलाइट पे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा सेठी साहब ने। टेक्निकल चार्ट्स में रडार पे आना ही आना है, क्योंकि उनके बोलने के बाद स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। और स्टॉक का सबसे बढ़िया बात, वापस से आज ये 200 डीएमए ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है। 180 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो 190 रुपए जो सेठी साहब के टारगेट है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करनी चाहिए 190 के टारगेट्स के लिए। और 180 पर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यही बंद हो गया ये तो मार्केट तो अभी बंद नहीं कर पाएंगे, इसी को 3:30 बजे 180 के ऊपर बंद होना है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि पिक्स बहुत सारी है ना। खुद सेठी साहब की एक है, फिर कुणाल जी, राकेश जी भी अपने एल्गो ट्रेड के साथ तैयार है। तो सेठी साहब बताइए आपकी अगली पिक। बिल्कुल अनिल जी, ये पिक है एफ&ओ स्पेस से, जो स्टॉक मुझे लगता है इस शो के दौरान भी डिस्कस हुआ है। एक एनबीएफसी कंपनी है, आप देखेंगे तो विद इन द एनबीएफसी स्पेस एकमात्र ऐसा स्टॉक नजर आ रहा है जो कि काफी स्ट्रांग है। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ इस स्टॉक में आने जा रहा है, कोई अच्छी खबर आएगी या कुछ आएगा। कंपनी का नाम है चोला फाइनेंस। स्टॉक अभी 257-58 के लेवल पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 270 तक के लेवल पर अचीव करेगा। तो इस स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह, और स्टॉप लॉस रहेगा 252 का। ओके, 252 का स्टॉप लॉस लगाकर चोला खरीदारी करने की राय है 259। और टारगेट क्या रखना है सेठी साहब? 270 का, 270 रुपए का टारगेट। ओके, आजकल के लिए राइट। हाँ बिल्कुल। थोड़ा बड़ा वाला भी दे दो। आप कह रहे हो कि कुछ खबर आने की तैयारी में कुछ ऐसा बढ़िया हो सकता है, इस तरह का पैटर्न दिख रहा है, तो फिर थोड़ा बड़ा टारगेट।
नहीं अनिल जी, बट मैं तो स्क्रीन देख के जिस तरह का मोमेंटम है उससे बता रहा हूँ, मेरे पास कोई नॉलेज या न्यूज नहीं है इसमें कुछ आने का। बट ये स्टॉक को मैं 235 के लेवल से ट्रैक कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार रनअप दिया है पिछले कुछ दिनों में, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार में एनबीएफसी इतने चले नहीं है। तो मुझे लगता हो ना हो देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज देयर व्हिच वी डोंट नो, बट स्टॉक अच्छा करेगा यहाँ पे। मेरी तो आदत है सर, मैं शब्द पकड़ लेता हूँ एकदम फटाफट का। मैं आप जितने बोले उसमें से काम की कौन कौन सी चीजें जल्दी से निकाल लो, फिर उस पर पूछ लो। चलिए कोई बात नहीं। 270 ये है टारगेट जिसके लिए चोला में करनी है खरीदारी। पैटर्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कुणाल जी नहीं कुणाल जी नहीं, सॉरी विश्वेश जी, चोला वाले विश्वेश जी के चोला बड़ा रेडार पे था। विश्वेश जी, क्या चोला मंडलम में खबर आने के पहले तेजी वाला पैटर्न है? देखिए अनिल जी, यहाँ पे डेटा काफी अच्छा है। 260 के कॉल में 7.5 लाख शेयर्स हैं और 250 के कॉल में 3 लाख शेयर है। और आज के दिन में जिस हिसाब से 260 के ऊपर जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये एक ब्लो ऑफ पैटर्न बोलते हैं जिसको, कप एंड हैंडल, उसका ब्रेकआउट है। तो अपसाइड में मेरे हिसाब से 280 डेफिनेटली आ सकता है, 280-85 तक भी आ सकता है। यहाँ पे आज का जो लो है वो अपेरेंटली लास्ट 4 दिन का भी एवरेज लो आप मान सकते हो। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, 250-249 के स्टॉप लॉस से अगर खरीदारी करेंगे तो अपसाइड में 280-85 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो डेफिनेटली चोला फाइनेंस अच्छा लग रहा है। और एक चीज समझनी होगी अनिल जी, फरवरी में ये 340 to 120 वन साइड गया था, बीच में कहीं रुका नहीं था। और अभी जो लास्ट टाइम ये एक होल्ड लिया था बाय द 120 से 160 260 तक के मुंह का, वो अब हाई निकाल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वन साइड मुंह आ सकता है 5 to 7% का। तो वो लिहाज से मेरे हिसाब से सेठी जी की पसंद काफी बढ़िया है। ओके चलिए, तो ये है चोलामंडलम पर आपके लिए राय इस वक्त विश्वेश जी की तरफ से। किरण जी तैयार है, और किरण जी लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं, फोन अ फ्रेंड स्पेशल। बिल्कुल जी किरण जी बताएं सर। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से 22,800 के ऊपर गया है, मैं बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मूव देखने को मिल रही है। और उसके चलते जो चार्ट ने ब्रेकआउट दिया है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने पिछले 2 टॉप्स थे, एक जुलाई में था और एक अगस्त में था, उसके अगर टॉप ज्वाइन करते हैं तो उसका ब्रेकआउट दिया है, बहुत शानदार। और दूसरी बात है 1100 और 1140 के जो कॉल ऑप्शन बैरियर है वो भी क्रॉस किया, काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरा स्टॉप लॉस 1130 का रहेगा, इसके लिए मैं मानता हूँ 1190 1200 के टारगेट इस गुरुवार तक देखने को मिल जानी चाहिए। ओके 1190 1200 के टारगेट खरीदारी करके चले गुरुवार परसों तक के लिए एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा तो नितिन जी का टारगेट भी मिलेगा। नितिन जी कितना रखा है बैंक निफ्टी का टारगेट? 23,500 बोला है ना आपने? जी अनिल जी 23,500 रखा हुआ है। कमाल है नितिन जी, आप 600 पॉइंट दूर है। बहुत ही शानदार नितिन जी का कॉल, सुपर हिट। देखिए बैंक निफ्टी डे हाई 22,862 आज का है, सुपर मूव है। 11,650 दर्शन कर लीजिए निफ्टी 649.70। और बंसल जी की लैंग्वेज में 30 पैसे का ग्रेस मार्क मैंने लिया है, मेरा टारगेट हासिल हो गया 11,650 का। बंसल जी इजाजत है आपके 30 पैसे की ग्रेस मार्क की। और इसके साथ ही आपके लिए मैं बिगुल भी बजा दूं, और बिगुल के साथ ही इजाजत दे दीजिएगा। चार्ट कॉर्नर का बिगुल बंसल जी और कुणाल जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी आप कैसी बात कर रहे हैं? 30 पैसे तो छोटी सी वो होता है, मतलब कि ये तो वैसे ही छूट जाता है अनिल जी। तो इसको तो ग्रेस मार्क बोल के अनिल जी, ग्रेस मार्क की तोरीन अनिल जी, जो लोग ग्रेस मार्क लेके पास होते हैं उनकी आप तोरीन कर रहे हैं अनिल जी। तो 30 पैसे को ग्रेस मार्क ना माना जाए, जितना बड़ा एसिड है जी। तो अनिल जी देखिए, सेठी जी का चोला था, किरण जी का एचडीएफसी बैंक था। तो जो अनिल जी हमारा स्टॉक है ना वो सबसे तेज भागेगा, और वो है रेडिको खैतान। काफी समय बाद इस सेगमेंट से किसी स्टॉक पर मैंने और कुणाल जी ने कोई राय दी है खरीदारी की, तो रेडिको खैतान पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। जैसे गुलेल होती है ना, मतलब कि एकदम खींच रखा है, तेजी से भागने को तैयार है। ओवर टू कुणाल जी।
अरे जी देखिए, एल्गो ट्रेड है, रेडिको खैतान में हमारी खरीदारी की राय है। 4 दिनों से लगातार हम स्टॉक को वॉच कर रहे हैं अनिल जी। यहाँ पर एक बुलिश पेनेंट पैटर्न बना है और आज उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अनिल जी जो रेजिस्टेंस है मीनिंगफुल, वो सीधा 460 470 के आसपास है, जो कि मौजूदा भाव से लगभग 10% ऊपर है। तो अच्छी तेजी की संभावना है, मौजूदा स्तरों पर लेकर के चलें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना होगा, स्टॉप लॉस रखें 408 रुपए पर, 408 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 450 रुपए का 450 का, दूसरा टारगेट 460 रुपए का 460 का। तो 460 के टारगेट के लिए रेडिको खैतान में हम दोनों की खरीदारी किराए। ओह क्या बात है, ये तो बुर्ज खलीफा बनाने के चक्कर में आप देखिए जिस हिसाब से स्टॉक एकदम पिछले 5 मिनट में वाह गजब स्पाइक मारा, एकदम स्पाइक हुआ है, क्या बात है। रेडिको खैतान 450 460 तक जाने की तैयारी है सुमित जी की सुपर हिट की। और उसके बाद आ रहा है नितिन जी की तरफ से भी एक बेहतरीन कॉल। तो पहले सुमित जी के लिए भी कॉल। जी सुमित जी बताएं। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक रडार पे आया है और आईसीआईसीआई बैंक है इस बार। आईसीआईसीआई बैंक में 380 का भाव चल रहा है। स्टॉक में यहां से मोमेंटम बिल्टअप होगा। स्टॉक के अंदर 380 का कॉल 14 रुपए 50 पैसे 15 रुपए पे भी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है जिस तरह से बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक अब यहां से मूव दिखाएगा। आईसीआईसीआई बैंक में कल का हाई है 382.60। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप होगा और फिर 390 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का अपसाइड मूव आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक का 380 का कॉल अभी सीएमपी पे बाय करके चलने की सलाह रहेगी। 11 रुपए के नीचे इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का अपसाइड मूव आईसीआईसीआई बैंक के 380 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। बाय आईसीआईसीआई बैंक 380 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 11 रुपया, टारगेट 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। बस इन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देंगे आपको 2:50 पर अपने बीटी एसटीटी कॉल्स। लेकिन उससे पहले नितिन जी तैयार है निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए। निफ्टी के निशानेबाज जी नितिन जी बताएं सर। अनिल जी, खाली डेटा में बैंकिंग ही बैंकिंग है और यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक ले रहा हूँ। एक्सिस बैंक की 450 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जिसका प्राइस अभी 20 रुपया है और इसका टारगेट आपको 32 रुपया रखना है और स्टॉप लॉस 14 रुपया रखना है। अगर आप ऑप्शंस में नहीं ट्रेड कर रहे हैं तो डिलीवरी भी लेकर रख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी चाल इसमें बनी नहीं है और गोइंग फॉरवर्ड इस एक्सपायरी में, अक्टूबर एक्सपायरी में ये करीब 490 की तरफ जा सकता है, यानी यहाँ से 40 से 50 रुपए की तेजी बन सकती है। तो क्या तो डिलीवरी में लेकर रख सकते हैं, 480 490 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस आपका 435 के आसपास रखना है या फिर 450 एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदें जो 20 रुपए में मिल रही है। 32 का टारगेट होगा, 14 का स्टॉप लॉस होगा। बात है, सब बैंक्स है एक साथ, सब फार्मा, सब बैंक्स। फार्मा भूल गए, अब सब बैंक्स, सारे फार्मा हो गए, अब बैंक्स और एनबीएफसी आ जाइए बस इधर ही। यही बनेंगे पैसे बनेंगे। और कुछ बेहतरीन कॉल्स पर बताने के लिए तैयार है भसीन साहब, बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। बताइए भसीन साहब, डे हाई पर है मार्केट और वो भी तब जबकि डाउ फ्यूचर से ढीले सुस्त, लेकिन उसके बावजूद हमारे बाजार है चुस्त दुरुस्त एकदम मजबूत, 500 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। बताइए सर। तो सर आपको जो कहा था वही हो रहा है। 4 दिन में देखिए क्या बदलाव आया शेयर बाजार में। 10,800 से 11,650। अब दिवाली पे 12,000 पे आपके साथ मिठाई खाएंगे सर। बिल्कुल 100% तैयारी है एकदम। अपडेट ये है सर, टाटा पावर जो आपको कल दिया था वो 54, 95, 55 हो गया है। 55, 50, 55, 55, 50 में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब आप कहें तो 2 कॉल है सर, दोनों एक बाय है एक सेल है। जी सर बताएं प्लीज। तो बाय में है सर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक विल कम आउट विद सुपर्ब नंबर्स गिवन के कॉस्ट ऑफ मनी हैज फॉलन। 451 हाफ में लीजिए। 443.50 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट। सेल में है आइशर मोटर, 2205 से 2215 में बेचिए, 2255 का स्टॉप लॉस, 2110 का टारगेट। ओके, एक बाय सेल और एक बाय और एक सेल। एक्सिस बैंक खरीदना है 451 के आसपास चल रहा है, यहां पर खरीदिए। 443 रुपये 50 पैसे, 443 हाफ का स्टॉप लॉस है, 475 475 का टारगेट। आइशर मोटर्स ये है आपके लिए खरीद बिकवाली करने की राय। 2205 2215 की रेंज में से बेचिए। 2255 2255
2255 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2110 ही बताया ना जी सर, 2110 का टारगेट भसीन साहब की तरफ से। तो 1 बाय 1 सेल BTST के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुलाकात होगी कल सुबह फिर से आपसे और 10 बजे लेंगे आपकी कुछ और बेहतरीन पिक्स भी। ये है भसीन साहब की तरफ से आपके लिए कुछ बेहतरीन खरीदारी करने की राय मजबूत। ओके, आइए अब कुछ और एक्शन है पूरा IT शेयरों में। और IT शेयरों में एक्शन इसलिए भी है कि कल TCS के रिजल्ट आएंगे और बायबैक भी है। लेकिन IT सेक्टर का ट्रेंड सेक्टर है कौन? किसको देखकर डिसाइड करें कि IT सेक्टर अच्छा खराब है और उसके एक्शन का अंदाजा पहले से लगाएं? कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। कुशल बताइए। बिल्कुल जी, तो जिस हिसाब से ये स्टडी की गई थी इसमें मैंने जो IT स्पेस में जो दिग्गज सबसे बड़ी कंपनियां हैं इन्फोसिस और TCS, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया था और 2001 से ये डेटा पॉइंट्स लिए थे और वहां पर ये समझ में आया कि जिस हिसाब से डॉलर आय का कंपैरिजन है दोनों कंपनियों के बीच में, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी 2001 में देखें तो TCS जो है वो करीब 60% ज़्यादा इनकी डॉलर आय थी एज कम्पेयर टू इन्फोसिस। उसके बाद जब 2009 में आया तब इनकी कंपैरेटिवली जो गैप है वो 29% पर हो गया था, यानी कि इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छी बढ़त ले ली थी अपनी डॉलर आय को सिग्निफिकेंटली बढ़ाने में। पर उसके बाद FY 2015 की जब बात आई तो वहाँ पर इनकी जो डॉलर आय का गैप है वो ऑलमोस्ट 77% हो गया था और अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि FY 21 के एंड तक जो डॉलर आय में दोनों कंपनियों के गैप होगा वो 60% पर लौटता हुआ नजर आएगा। तो इसी बात से कंटेंशन था कि अब इन्फोसिस क्या हो सकता है IT को आगे दिशा निर्देश देते हुए नजर आए, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर वहीं अगर आप TCS की बात करें तो इनके ओवरऑल जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है और साथ ही जो फ्री कैश फ्लो के रेशियोज है वो कंसिस्टेंटली बहुत ही बेहतरीन होते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल पिछले 2 साल का ट्रेंड देखें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जो है वो TCS का ऑलमोस्ट 35% पे है एज कम्पेयर टू इन्फोसिस अगर आप देखें। और साथ ही अगर आप इनकी ओवरऑल जो फ्री कैश फ्लो रेशियो है वहां पर भी TCS ने लीड ली हुई है और 20% जो है इनका वो रेशियो आता हुआ नजर आया है। साथ ही अगर आप वैल्यूएशन फ्रंट पर भी देखेंगे तो इन्फोसिस जो है कंपेटिवली सस्ते दरों पर है। अगर आप प्राइस टू PE मल्टीपल अगर आप देखें FY 21 फॉरवर्ड मल्टीपल तो वो 25 के करीब है। वहीं अगर आप TCS को देखें तो वो 30 के PE पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट उसको इसलिए भी वैल्यू दे रहा है कंपेटिवली क्योंकि उनकी जिस हिसाब से स्ट्रेंथ है, अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, वहां से सबसे अच्छी बढ़त जो है निवेशकों को आती हुई नजर आ रही है। तो अभी भी इस चीज पर डिसाइड अभी तक नहीं हो पा रहा है कि IT की दिशा निर्देश जो है वो स्पेसिफिकली कौन सी कंपनी करेगी। पर क्यूज जो है वो इन्फोसिस के साथ भी पॉजिटिव है और TCS भी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बनाए हुए है। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फोसिस और TCS के बीच में ट्रेंड सेटर कौन है। सिद्धार्थ जी, आपके हिसाब से कौन सा है ट्रेंड सेटर, TCS या इन्फोसिस? बिल्कुल, ट्रेंड सेटर की कोई बात ही नहीं है, TCS ही ट्रेंड सेटर है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस हिसाब से, क्योंकि 2200 रुपए में दीपांशु 2200 रुपए में TCS में रेकमेंड कर चुका हूँ सिर्फ आपके चैनल में 1 से 1.5 महीने पहले, जो अभी भाव 2600 पार हो गया। वैसे ही मुझे लगता है कि TCS ट्रेंड सेटर है और अभी अगर IT में कोई स्पेस में या कोई कंपनी में जाना हो, घुसना हो, तो वो होगा HCL टेक्नोलॉजी। 11 ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स की है पिछले 1 क्वार्टर में। HCL टेक्नोलॉजी यहां से बेहतरीन रिटर्न दे सकता है अब 930 के टारगेट के लिए। ओके, तो HCL टेक पसंद है, TCS ऑफ कोर्स पसंद है, इन्फोसिस भी अच्छा ही स्टॉक है। पर नजर रखिए IT स्टॉक्स भरपूर एक्शन में रहेंगे आने वाले कुछ दिनों में। भरपूर एक्शन बैंक्स फाइनेंशियल्स पर भी है और ये इसलिए भी है कि अब क्रेडिट पॉलिसी फाइनली फ्राइडे के दिन होने वाली है। कल से MPC की बैठक भी शुरू हो जाएगी। 3 नए मेंबर्स का जो नॉमिनेशन बाकी था वो हो चुका है सरकार की तरफ से। क्या है एक्सपेक्टेशंस इस बार की पॉलिसी से? पूजा त्रिपाठी ने किया है RBI क्रेडिट पॉलिसी का महापोल। पूजा, बताइए आपकी फाइंडिंग्स क्या बता रही हैं? जी दीपांशु, आज सुबह जब RBI ने MPC के नए मेंबर्स की घोषणा की थी, कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि अब ये डेट्स, जो नई डेट्स हैं वो भी आने वाली हैं और आज अनाउंसमेंट भी हो गई। 9 तारीख को पॉलिसी है। उसके पहले हमने जो पोल कराया उसमें 100% जानकार का यही मानना है कि इस पॉलिसी कोई बदलाव नहीं होगा और कोई भी अभी फिलहाल रेट कट के पक्ष में नहीं दिख रहा था।
दूसरा सवाल हमारा ये था कि पॉलिसी में आरबीआई का रुख क्या हो सकता है, तो यहाँ पर भी 100% जानकारों का यही मानना था कि जो रुख अभी तक चला आ रहा है एकोमोडेटिंग का, यानी कि सख्त स्टैंस का, वही बरकरार रहेगा आने वाले पॉलिसी में भी। हमने अगला सवाल आने वाले रेट कट को लेकर भी पूछा कि मौजूदा पॉलिसी को मिलाकर अगर बात करेंगे तो FY21 यानी कि फरवरी तक वो कितने रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं, तो यहाँ पर राय हल्की बटी हुई थी, लेकिन करीब करीब 66% जानकारों को यही मानना था कि इसके बाद आधे % की कटौती और देखने को मिल सकती है, यानी कि कटौती होगी इस पॉलिसी में नहीं, लेकिन आने वाले पॉलिसी में करीब करीब आधे % की कटौती और देखने को मिल सकती है। वही 34% ये भी मान के चल रहे थे कि अब सिर्फ एक रेट कट देखने को मिलेगा और 0.25% की कटौती यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी के फ्रंट पर सिस्टम फिलहाल पर्याप्त है। ग्रोथ के लिए आरबीआई कुछ और मेजर्स यहाँ पर उठा सकती है। अगला सवाल हमारा ये था कि आरबीआई का फोकस महंगाई पर रहेगा या ग्रोथ और रिकवरी पर। राय हल्की बटी हुई थी, लेकिन आधा % जानकारी मान के चल रहे हैं कि ग्रोथ और रिकवरी पर आरबीआई का फोकस रहेगा। वहीं कुछ लोग कंफ्यूजन में भी थे इस सवाल को लेकर और उनका कहना था कि कह नहीं सकते, क्योंकि महंगाई भी करीब 6.1 के आंकड़ा, तो उस वजह से ग्रोथ और रिकवरी पर इशू हो रहा है जहां तक पूजा के ऑडियो का सवाल है। बट जैसे कि आप पॉलिसी महापोल से समझ गए, रेट कट आएंगे, शायद इस बार नहीं आएंगे, पर आगे जाके थोड़ी और टिंकरिंग पॉसिबल है। और क्योंकि नई एमपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो देखना पड़ेगा कि जो 3 नए मेंबर्स हैं उनके किस तरह के सोच विचार हैं, वो किस तरह की नई सोच विचार अब शुक्रवार 10 बजे। जी सर, इस बार थोड़ी जल्दी हो रही है। हाँ 10 बजे, शुक्रवार 10 बजे पॉलिसी। थोड़ा लेट हो तो ठीक रहता है, 11 बजे मार्केट। हाँ 10 बजे बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, सबके लिए एक्शन का टाइम होता है। सारे बिगुल्स रुक जाएंगे। तो हाँ, तो सारे बिगुल आपको जो बजाने 10 बजे के पहले बजा दीजिए शुक्रवार को। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 10 बजे बाद है ना, गवर्नर साहब आएंगे तो बिजी हो जाएंगे हम सब लोग। अच्छा सिद्धार्थ जी को पूछते, सिद्धार्थ जी क्या होगा पॉलिसी में इस बार? सर ये स्टेटस को होना चाहिए, कोई रेट कट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है अनिल जी, ये जानने की बात है कि भारत आज जितने भी बैंक है भारत में, उनके जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 30 साल के लो पे है। तो उनके पास एडिक्वेट लिक्विडिटी है, जहां पे वो लोन्स नहीं दे पा रहे, क्रेडिट ग्रोथ भारत में नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे रेट की कटौती करके कोई फायदा नहीं होगा, और महंगाई दौर पे भी आरबीआई जरूर देखना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि स्टेटस को रहना चाहिए ये पॉलिसी। एक चीज जो सुबह आपने जो नए तरीके से स्टॉक को रिकमेंड किया सुमित जी, आमतौर पर वो कहते धीमे धीमे इकट्ठे, जैसा अभी ये कह रहे थे हमारे सिद्धार्थ जी कि एचडीएफसी अभी भी लीजिए, नीचे आए तो और लीजिए। सिद्धार्थ जी आप तो सुबह थे नहीं, वैसे आपने शो तो देखा ही होगा। तो हमारे सुमित जी ने कहा कि होले होले एचडीएफसी लीजिए। अब भाई साहब अगर होले होले लेने पर स्टॉक 9% बढ़ जाता है, तो मतलब वे फास्ट फॉरवर्ड स्टाइल में लेंगे तो क्या होगा? सुनिए, मतलब होले होले में 8% 9% ऊपर है। ये मतलब आपके शायराना और रोमांटिक अंदाज की वजह से 8-9% बढ़ा है। तो फिर होले होले का मतलब क्या हुआ? गजब भागा है। बधाई आपको। अनिल जी ऐसा है ना कि कभी कभी कोइंसिडेंटली वर्ड्स और टाइमिंग ऐसे मैच हो जाते हैं कि उस दिन की चीजें छप जाती है। अब कोइंसिडेंटली आज ही ये वर्ड यूज हुआ, और सुबह कोइंसिडेंटली बात भी हुआ था कि लास्ट 4 दिन से स्टॉक होले होले चल रहा है और अब यहाँ से बड़ा मूव देना चाहिए, और आज ही स्टॉक ने 9% का मूव दे दिया। तो अनिल जी कोइंसिडेंस है, लेकिन हाँ वर्डिंग छप गए और यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल गया। मैं तो शब्द ही पकड़ता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले सेठी जी को भी पकड़ा था, चोला मंडल में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खबर आने की तैयारी में, हमने वही पकड़ लिया। देखो काम की चीज निकाल लेने का, किधर से कौन एक्सपर्ट बोला है, जैसे होले होला है। मैंने कहा इसका मतलब ये शब्द दिल से निकला हुआ है, ये कोई टेक्निकल चार्ट्स की डिक्शनरी में है। कुणाल जी नहीं है ना डिक्शनरी में होले होले शब्द? कहीं आप जो चार्ट्स की पढ़ाई वढ़ाई करते हैं उसमें पढ़ते पढ़ाते तो नहीं है ना? नहीं अनिल जी, मेरे ज्ञान में नहीं है अनिल जी, बिल्कुल नया शब्द है, मैंने भी इसको नोट कर लिया अनिल जी। चलिए बढ़िया। तो एचडीएफसी आज का स्टार परफॉर्मर सुमित जी ने सुबह ही आइडेंटिफाई किया और तगड़ा चला है और दमदार चला है, और चला नहीं है भागा है। मतलब हाथी भागे तो उसका मजा ही लगे, हाथी मतलब ये हेवी वेट जिसको कहते हैं, हेवी वेट ऐसे नाम नहीं पड़ा इनका, हाथी जैसे शेयर है। पर सर देख रहे एक एक दिन एक हेवी वेट मार्केट को चढ़ाने खींच रहे। आरआईएल का टाइम हो गया, अब टीसीएस ने कल किया, आज एचडीएफसी की बारी है। कल कौन? सिद्धार्थ जी कल कौन? आप सुबह आ जाओ सिद्धार्थ जी, कल पिक ऑफ द डे देने के लिए। आपका निफ्टी का स्टॉक होता है पिक ऑफ द डे, वो 5% चल जाता है
कल सुबह आपका शो फिक्स कर दूं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। तो अभी बता दो। देखिए कल के लिए तो स्पेशल जरूर लेके आएंगे। अभी के लिए मुझे एक स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है अनिल जी, कल के लिए तो फिर से स्पेशल आ जाएगी जी। मुझे एफएमसीजी स्पेस काफी अच्छा लग रहा है और एफएमसीजी स्पेस में एक हमने टेक्नो फंडा पिक निकाला है, वो है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर को यहाँ पे खरीद सकते हैं। टारगेट होगा 825 का, 825 का, और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 640 का लगा सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर फंडामेंटली भी बेहतरीन कंपनी है। इनकी जो फेमस ब्रांड सिंथॉल, साथ में बहुत सारे कंजम्पशन ब्रांड्स हैं इनके। मुझे लगता है कि गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है शॉर्ट टर्म 1 से 2 महीने के पर्सपेक्टिव। ओके, 3:02 निफ्टी डे हाई, आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले 11,650 पार, साइन सील डिलीवर्ड जी, टारगेट अचीव। 22,800 पार, 22,950 अगला टारगेट, इंतजार कीजिए 3.5 तक का। मजबूत है, मतलब अल्टीमेटली मजबूत है मार्केट। और अब किसी भी वजह से बढ़े, HDFC बढ़ाए, कोई और बढ़ाए और डाउ फ्यूचर सुस्त रहे तो रहे, लेकिन इसीलिए कह रहे शॉर्ट मत रहिए। यह मार्केट शॉर्ट रहने का है नहीं। शॉर्ट करने के लिए बहुत बोला था, ऐसा थोड़ी नहीं बोला। मार्च अप्रैल में कितना करवाया था ना, ऐसा थोड़ी नहीं करवाया। जब करवाना था करवाया भी, लेकिन स्क्रीन बता रही, चीख चीख के कह रही कि बाजार को बढ़ना है। यही हो रहा है, ऐसा है। बिल्कुल सर, ठीक है, डन। चलिए आइए अब बढ़ते हैं आगे, और देवांशी हमारे साथ हैं बताने के लिए कि पेंट शेयरों में क्यों इतनी तेजी हो रही है। एशियन, बर्जर सब आज सुबह से रिकमेंड हो रहे हैं। एशियन 2-3 दिन से कुणाल जी राकेश जी कर रहे थे, आज भी मानस जी बोल के गए। बर्जर कुणाल जी राकेश जी ने रिकमेंड किया, राजेश पालवे साहब ने किया। तो देवांशी बता रही हमें कि इनमें तेजी की वजह क्या। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए हमने देखा था कि जो पिछले तिमाही के नतीजे आते हुए दिखे थे सारी पेन कंपनीज के, वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद एक सेगमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जिसमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिली थी। वो उनका डेकोरेटिव बिजनेस था, और सारी कंपनीज के जो डेकोरेटिव बिजनेस का कारोबार है इसमें अच्छी बढ़त होती हुई दिखी है। जून से आप देखिए अब तक लगातार इनकी जो डेकोरेटिव कारोबार है इसमें बढ़त देखने मिल रही है। इनकी जो बिक्री है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरा इनका जो सेगमेंट है रीपेंटिंग कारोबार, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो मांग है वो काफी बढ़ती हुई दिख रही है। वर्क फ्रॉम होम के चलते इनको काफी फायदा होता हुआ दिख रहा है। और पहले जब लोग सिर्फ व्हाइट वॉश करवाते थे अपने घरों में, अब प्रीमियम क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं, हाइजीन क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं, इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और आप देखिए जो टॉप की कंपनीज हैं, जो टॉप 4 कंपनीज हैं, वो इन प्रोडक्ट्स को केटर करती है, इनके एक्सपेंशन कर रही है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं ये सारी कंपनीज पर लगातार फोकस आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आने वाली तिमाही में एनालिस्ट का ये भी मानना है कि इनकी जो मार्जिन है इसमें लगातार बढ़त होती हुई दिखेगी, क्योंकि जो कच्चा तेल है, साथ ही इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं डेरिवेटिव्स, इसमें कोई ज्यादा बढ़त होती हुई नहीं दिखी। तो इसका भी कहीं ना कहीं जो फायदा है वो कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा। कई कंपनीज हैं जो वाटर प्रूफिंग सेगमेंट में अब उतरने की योजना कर रही है, और कई कंपनीज इसमें फोकस भी बढ़ा रही है, तो इससे भी इनकी जो मांग है वो बढ़ती हुई दिख रही है, आय बढ़ती हुई दिखेगी। और इसके अलावा आप देखिए जो ऑटो क्षेत्र है, जहाँ पे कंसाई न्यूरोलिक जैसी कंपनीज है जो इंडस्ट्रियल कारोबार को जो केटर करती है, इसमें भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। अनलॉकिंग के चलते इस सेगमेंट में भी अच्छी बढ़त आती हुई दिख रही है। तो जितने भी सेगमेंट्स हैं इसमें अच्छी बढ़त है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डेकोरेटिव इनका कारोबार, जहाँ पे हम देख रहे हैं लगातार डबल डिजिट ग्रोथ आने की उम्मीद लगाई जा रही है। हमने सारे मैनेजमेंट से बात की और सारे मैनेजमेंट का यही कहना है कि डेकोरेटिव जो कारोबार है इसमें आने वाली तिमाहियों में अच्छी बढ़त देखने मिल सकती है। अब देखिए एशियन पेंट्स का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो करीब 55% का है, बर्जर पेंट्स का करीब 20% का मार्केट शेयर है, कंसाई नेरोलेक का करीब 13 से 14% का मार्केट शेयर है। तो सारी कंपनीज है जिसमें लगातार अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ओके, देवांशी आप क्या कह रहे हैं, आजकल लोग व्हाइट वॉश नहीं करा रहे, पेंट करवा रहे हैं, ऐसा कुछ चेंज आया क्या लोगों के वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स? प्रीमियम प्रोडक्ट मतलब सर जिसमें ऑयल पेंट हो जाता है, फिर अलग डेकोरेटिव जो होते हैं बहुत ही अच्छे दिखते हैं, जैसे ड्यूअल कलर्स होते हैं, तो वो वैसे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो करवाते हैं। प्लेन व्हाइट वॉश से अब खुश नहीं है लोग, थोड़ा खत्म हो गया व्हाइट वॉश। तो क्या है, एक जमा हमारे बचपन में हम करते थे, वो लकड़ी वाला आगे से कूट के उसको वो बना के मिक्स करके क्या आपने क्या किया होगा दीप? ये तो हमारे करा है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के। हमें लगा ये सब अत्याचार हमारे पर ही हुए बचपन में। आप पे हुआ अत्याचार ये वाला कि वो लेके आते थे एक लकड़ी और
और उसको आगे से तोड़ के कूट के उसका वो बनाते थे ब्रश बना के, फिर व्हाइट वॉश जो आंखों में गिरता था, बाल में गिरता था, ऐसा आपके साथ भी हुआ है बंसल जी? देखिए अनिल जी, वो व्हाइट वॉश नहीं अनिल जी, उसका जो ठीक शब्द है वो है डिस्टेम्पर अनिल जी। तो अनिल जी पहले तो डिस्टेम्पर ही होता था, ये तो अभी लोगों के पास पैसे आए हैं तो एशियन पेंट और बाकी लोगों को बुलाना शुरू करा है। नहीं, पेंट तो अनिल जी अब होना शुरू हुआ है। डिस्टेम्पर नहीं होता है, डिस्टेम्पर तो अनिल जी ना डिस्टेम्पर तो इसका मतलब आप नेक्स्ट जनरेशन में पैदा हुए हैं। उसको चूना, आरास, पुताई बोलते थे जो हमने झेला है। बंसल जी आप थोड़े खुशकिस्मत निकले, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ बंसल जी। अरे नहीं अनिल जी, वो जो आप कह रहे हैं, देखिए वो तो पूरा जोधपुर वो नीले रंग से ऐसे ही रंगा हुआ है, वही तो वो व्हाइट वॉश टाइप ही होता था अनिल जी। डिस्टेम्पर पेंट वेंट तो अभी आए हैं। चलिए बढ़िया है। तो इस दिवाली हमारी शुभकामनाएं आपको फिर से ऐसा ही करने को मिले, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन टाइप वाला मामला है, ज्यादा आप बाहर से लेबर्स बुलाएंगे नहीं, तो बंसल जी आप खुद ही करें, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, करके देखें, बड़ा मजा आएगा। आइए तब तक बिगुल बैक टू बैक हमारे साथ एक्सपर्ट्स के लिए। सबसे पहले सुमित जी तैयार है, सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, सीमेंट सेक्टर में मोमेंटम आ रहा है अभी। सीमेंट सेक्टर का दिग्गज स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट 4130 4135 का भाव है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, कल का हाई ब्रेक हुआ है, स्टॉक यहां से एक अच्छी तेजी दिखाने को तैयार है। अल्ट्राटेक सीमेंट में मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर में 4250 से लेके 4300 तक का मूव इसी हफ्ते में देखने को मिलना चाहिए। लास्ट 3 दिन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अभी अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल रहा है, और जस्ट अभी ब्रेकआउट आया है, तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग हो रहा है। स्टॉक के अंदर अभी खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 4055 4060 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 4250 से लेकर 4300 तक का अपसाइड मूव अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर इसी हफ्ते में देखने को मिलना चाहिए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में करें खरीदारी, ये है राय सुमित जी की तरफ से। तो सुमित जी भी तेजी में आते हुए, अच्छा ओके, एक स्पेशल बिगुल है। स्पेशल मतलब एकदम स्पेशल है, और स्पेशल में खास बात है कि इसके चलते हो सकता है कल बंसल जी सुबह आपको फ्रेश पिक ऑफ द डे ना दे। समझ तो गए होंगे आप, इसका मतलब वो कल का काम आज ही करने को तैयार है। तो स्पेशल बिगुल बजाइए पिक ऑफ द डे का बंसल जी के लिए और कुणाल जी के लिए आज ही। बताएं सर। देखिए अनिल जी, पहले तो एक डिस्क्लेमर है कि आपने बोला हो सकता है। अनिल जी हो सकता नहीं है, कल कोई दूसरी पिक नहीं आएगी अनिल जी, यही पिक है जो कल सुबह भी रिपीट करूंगा, और मिस नहीं करना है। बैंकिंग स्टॉक्स में रैली अनिल जी, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट है और चलेगा कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी नेकलाइन को तोड़ रहा है, और एक बड़े वाला पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर कोटक महिंद्रा बैंक पे देखने को मिल रहा है। तो अब शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग्स की बारी है कोटक महिंद्रा बैंक की। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, अभी आप हाथी का जिक्र कर रहे थे, हेवी वेट्स की बात कर रहे थे, तो अनिल जी ये बिल्कुल मस्त हाथी है अनिल जी। इसकी ये बिल्कुल गजगामिनी शेयर है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसको इन स्तरों पर बाय करना है। फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और ये शेयर अनिल जी 1400-1415 के लेवल्स की ओर बढ़ रहा है। ये 1415 जाएगा तो बैंक निफ्टी का भी कुछ भला होगा। इन स्तरों पर बाय करके चलें। 1315 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1365 रुपए का 1365 का, और दूसरा टारगेट 1385 रुपए का 1385 का होगा। खरीदारी की राय है कोटक महिंद्रा बैंक पर। ओके, खरीदारी करिए कोटक महिंद्रा बैंक। इसी का पार्टिसिपेशन का इंतजार था, वहां पर भी आपके लिए मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। बिगुल बजाते हैं विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष। बताएं सर। देखिए अनिल जी, मार्केट में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है, और जिस हिसाब से 11600 के ऊपर हम टिक गए हैं, मेरे हिसाब से वो काबिल तारीफ है। आज के दिन में एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अब जो सबसे ऑब्वियस चीज है वो ये है कि बैंक निफ्टी के इंटेंशंस क्या है। तो बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है कि 23000 के कॉल ऑप्शन में जो 12 लाख शेयर है वो बहुत ही बड़े खतरे में आ रहे हैं, और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये फाइनेंशियल्स का मूवमेंट है, ये इन एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग रिलेटेड टू आरबीआई पॉलिसी है, तो यहाँ पे मूवमेंट बड़ा हो सकता है। तो खरीदारी करनी है
बैंक निफ्टी के 23,000 के कॉल ऑप्शन में समवेयर अराउंड 160-170 के पास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस हिसाब से मूवमेंट है बैंक निफ्टी, जैसे नितिन जी ने कहा, मेरा भी 23,500 तक का टारगेट है। हम लोग ने 22,000 पे 22,800 के लिए बाई किया था। अब 22,800-900 अगर निकल रहा है और 23,000 चैलेंज हो रहा है तो मुझे लग रहा है अगला टारगेट बैंक निफ्टी पे 23,500 है। 30,000 के कॉल में 12 लाख शेयर हैं और ऑलरेडी मार्केट के अंदर में इंटेंशंस ऐसे हैं कि 23,500 की हो सकता है जहां पे 7 लाख शेयर है। तो बैंक निफ्टी का BTST करना है। 23,000 का कॉल ऑप्शन 160-170 की रेंज में 100 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड है, लेकिन जो टारगेट है वो 23,500 के हैं। उस लिहाज से 23,000 के कॉल ऑप्शन में 240-300 रुपए के टारगेट हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी बहुत ही बड़े शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 30,000 का कॉल ऑप्शन कल के लिए कैरी करना चाहिए। नितिन जी के बाद अब विश्वेश जी भी बोल रहे हैं कि 23,500 की तरफ आपको निफ्टी बैंक जाते हुए दिख रहा है। फिलहाल 23,000 के कॉल ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह है। पर अनिल जी, बैंक निफ्टी जब मूव करता है आपकी सुपरहिट कॉल्स आती है और आज भी सुबह से सुपरहिट कॉल्स आ गई हैं, तो एक स्पेशल गिफ्ट सर तो आपकी तरफ से भी बनता है उस समय बाजार के। अच्छा, ये जो आप निफ्टी का मूवर की बात कर रहे थे कि कल कौन सा है, ओके, निफ्टी के मूवर में ठीक है, क्या है? दो है मेरे पास में एक्चुअली। दो में से एक पे मैं बिगुल बजा सकता हूँ, कल के 2,000। चलिए, क्या चुना है सर? ये है स्टॉक समर्पित प्रिय आशु मदान जी को। समझ तो गए होंगे आप, जिसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सुनील भारती मित्तल साहब से भी ज्यादा है। भारती एयरटेल 427 रुपए। मुझे लगता है यहां पे खरीदारी करने का मौका मिल रहा है मुझे। अब वैसे निफ्टी का हैवी वेट उतना तो नहीं है जितना रिलायंस, HDFC और TCS है, लेकिन मुझे लगता है दो स्टॉक में पोटेंशियल बन सकता है तेजी का। एक तो भारतीय एयरटेल है, दूसरा HUL है। HUL चूंकि आज थोड़ा ठंडा है, लेकिन भारतीय एयरटेल में एक्शन है। मेरी भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की राय है। 435, 440 ये दो टारगेट रखे। इवेंचुअली 450 तक के टारगेट भी आपके लिए आ सकते हैं। 420 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और बाद में अगर आज 430 के ऊपर बंद हो जाता है तो स्टॉप लॉस 424 का आज का जो लो है वो रख लीजिए। अभी 420 का रखिए, 430 पार होने के बाद आप 424 का स्टॉप लॉस कर लीजिए। 435, 40 और 450 ये तीन टारगेट के लिए मुझे लगता है भारतीय एयरटेल भी कमाल दिखा सकता है। तो कोई खास वजह सर? हाँ, खास वजह भी हो सकती है, क्योंकि एक और चीज है ना, डेटा प्राइसिंग को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट होने की तैयारी है ट्राई की तरफ से, वो इनके फायदे की बात हो सकती है। ये एक्सपेक्टेड है, कब होगा पता नहीं, लेकिन होने की तैयारी में। तो ये वो बोलते हैं ना सेठी साहब हमारे की, कुछ खबर आने की तैयारी, वो खबर आने की तैयारी भी है, वो खबर आने की तैयारी आज दिख भी रही है एक्चुअली। तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल मुझे लग रहा है कि मजबूत हो सकता है। जरा एक बार मदद ले लें। जी बिल्कुल। सुमित जी, आपका फेवरेट बताइए भारतीय एयरटेल। अनिल जी देखिए, आपने पकड़ लिया इसको, ये सपोर्ट अच्छा खासा ले रहा है जो 410, 420 के आसपास का है। तो आपने जो लेवल दिया वो भी टेक्निकल लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस एक बार ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल सही है। अब ये थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव है, इसके अंदर जो टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से सबका ब्रेकआउट आएगा 435, 440 का लेवल टूटते ही आएगा, तो वहां पे आपका पहला टारगेट बीट हो जाएगा। तो ये एकदम लोअर लेवल्स पे एकदम वैल्यू बाइंग बन रहा है यहाँ पे। इसके अंदर बाय बनता है। 435, 440 के इमीडिएट टारगेट होंगे, क्योंकि सपोर्ट के पास है, तो यहाँ से बाउंस जरूर मिलना चाहिए। और एक बार 435, 440 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर इसके अंदर ब्रेकआउट है 470 से 480 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की राय। ये स्टॉक बढ़ सकता है मजबूती से आगे, मजबूती से बढ़ता हुआ बाजार भी देखिए 11,666 ये है हाई। 11,650, 675 के टारगेट निफ्टी पर आपके आते हुए दिख रहे हैं। तो दीप जो टारगेट दिए थे लगभग पहुंच चुका है 666, 675 के टारगेट के बेहद नजदीक। आइए अब जय ठक्कर हमारे साथ तैयार हैं और जय देंगे कैश का ऑप्शन। जय, जो आज के लिए जो कॉन्फिडेंस आप में आ रहा है ये मतलब गजब ही कमाल का है। दो चीजें देखिए, एक सुबह मैंने 11,550 का आपने इन द मनी कॉल ऑप्शन दिया। एक तो इन द मनी कॉल ऑप्शन देने में कॉन्फिडेंस पूरा चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से सीधे सीधे फ्यूचर्स ही खरीद रहे हो। दूसरा, थोड़ा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन कोई देता है और वो भी इंपॉर्टेंट लेवल का, तो उसमें भी बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। ये दोनों चीजों में मैं है ना थोड़ा सा सोचता हूँ। जैसे आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन 23,000 का अभी दे दिया विश्वेश जी ने। 23,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। मैं होता ना विश्वेश जी की जगह तो मैं क्या करता मालूम है, मैं 23,000 पार करने का इंतजार करता है कि चलो कोई बात नहीं, ऊपर का 150 पॉइंट जाए जाने दो, 23,000 जब पार करेगा तब तो इस दौड़ लगाएगा। मैं वैसे सोच के चलता हूँ। ये हिम्मत का काम है
ये आसान नहीं है जो विश्वेश जी ने किया, और ये जो सुबह जय ने किया वो आसान नहीं है जी। आप इन द मनी कॉल ऑप्शन दे रहे हो, मतलब आप रिस्क बहुत लेके देते हो जी। और एक कॉल गलत जाए ना तो मतलब है ना, इतनी प्यार मोहब्बत मिलती है ना ट्विटर पे पूछिए मत। तो इसलिए विश्वेश जी पहले तो उसके लिए बधाई, आपके टारगेट आई एम श्योर सारे आ ही गए होंगे। बिल्कुल अनिल जी, मेरे हिसाब से आपने जो प्यार मोहब्बत की बात की अनिल जी, ये वो प्यार है जिससे हमारा जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ये प्यार बहुत मिला है हम सबको, उसकी वजह से मैं, कुणाल जी, राकेश जी इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि हम दुनिया की कोई भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए जय का मजबूत बूम बूम कॉल फर्स्ट क्लास। जय भागा है 11,550। पहले तो उसका अपडेट दे दें क्या करना है, और दूसरा अब क्या करना है वो भी बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, एंड थैंक यू वेरी मच अनिल जी। इनफैक्ट सारे ही टारगेट्स अचीव हो चुके हैं 11,550 के कॉल में, तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इनफैक्ट अनिल जी मैं कहूँगा अब निफ्टी नहीं, अब मैं जो कॉल देने जा रहा हूँ वो बैंक निफ्टी में। यहाँ पे भी हम 21,400 के लेवल से लगातार तेजी कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, और बीच में हम निफ्टी में भी शिफ्ट हो गए, बैंक निफ्टी तो चल ही रहा था। तो अभी मैं जो कॉल देना चाहूँगा बैंक निफ्टी का इन द मनी कॉल है अनिल जी, 22,800 का कॉल ऑप्शन, जो करीब अभी 265 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 265 के आसपास इसको लेकर चलना चाहिए। 22,800 का 8 अक्टूबर की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए अनिल जी, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, और इसके टारगेट्स लगभग ऊपर में 23,100-200 के बन रहे हैं। तो ये कॉल का जो पहला टारगेट है अनिल जी, ये लगभग हो जाएगा 370 का 370, एंड दूसरा टारगेट बन रहा है 435 का 370, 435। ये दो टारगेट्स के लिए 22,800 का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मार्केट्स काफ़ी हाई लेवल्स पर है, तो एक रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली मैं कहूँगा एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए रहेगा। इसमें एक स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है नीचे में वो है 135 का। सो 135 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी का 22,800 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। आई थिंक अब बैंक निफ्टी में भी और फाइनेंशियल्स में भी अच्छा मोमेंटम आ रहा है, तो शायद एक और दिन हमें प्रायर टू आरबीआई पॉलिसी हमें यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने मिले। 370 और 435 दो टारगेट रखिए, 22,800 का कॉल ऑप्शन 265 रुपए में खरीदिए। ये है आपके लिए आए। कौन सा ट्रायंगल पैटर्न? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, यही बनाना जय इसमें बैंक निफ्टी में। बिल्कुल अनिल जी, यस परफेक्ट। अच्छा एक मिनट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से एक बात याद आई, एक मिनट सारे हमारे एक्सपर्ट्स को जरा एक साथ दिखाइए स्क्रीन पे। आप में से कौन है जो रीजनल लैंग्वेज में आपने प्राइमरी स्कूलिंग की है? मतलब जैसे वागले साहब हुए तो हमारे मराठी में, जैसे विश्वेश जी या आप हुए तो गुजराती में, किसने की? किसी ने की हुई है रीजनल लैंग्वेज में? या चलो हिंदी में, हिंदी वाले तो हम सभी होंगे हिंदी मीडियम, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। दीप आप नहीं पढ़ोगे? हाँ आप लोग को हिंदी मीडियम में सब। बंसल जी आप पढ़े हो? बंसल जी विश्वास रखो अपने आप पे, आपने पढ़ाई की है, मीडियम बताना है खाली। देखिए अनिल जी, हिंदी मीडियम की एक बड़ी अच्छी पहचान होती है, जिसने सोशल साइंस हिंदी में पढ़ी है अनिल जी, वो हिंदी मीडियम का है। तो अनिल जी मैंने सोशल साइंस जो है ना वो हिंदी में पढ़ी है, और अनिल जी आप कह रहे हैं आप हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, तो आपने भी सोशल साइंस हिंदी में पढ़ी होगी। पता नहीं, तो अनिल जी ये पहचान है अनिल जी हिंदी मीडियम की। मेरे तो सोशल साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं था, पता नहीं था क्या जूनियर क्लासेस में। अच्छा बाय द वे, अच्छा जब विश्वेश जी गुजराती मीडियम से पढ़े, तो विश्वेश जी जब ये बड़े लंबे 4-5 शब्दों वाले जो पैटर्न आता है चार्ट्स का, वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न और कौन कौन से जो मुश्किल नाम वाले, तो आप ये छोड़ देते थे चॉइस वाले में कि ये चार्ट क्या देखना, जाने दो, इतना लंबा पैटर्न कौन याद करेगा? नहीं अनिल जी, देखिए मैंने 2006 में मेरा करियर शुरू किया था मार्केट में, और 2006 से अब तक मैंने करीबन 400 किताबें पढ़ी हैं, जिसमें मार्केट्स, फंडामेंटल सारी किताबें आती है। तो मोस्टली सारी किताबें इंग्लिश में होती थी सर, तो बहुत मुश्किल से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। और जय और मैं एक टीम में थे, ही वॉज माई जूनियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मेरा एक मानना है कि जय का इंग्लिश हमेशा से अच्छा रहा है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें जय से सीखा है। तो एक चीज़ जो है उसका इंग्लिश एकदम
एकदम तुर्रम खान इंग्लिश है, एनएम कॉलेज से पढ़ा है, तो हमेशा से मतलब मेरी और उसकी जब बात होती थी तो हम लोग तो गुजराती में बात ही नहीं करते, हम इंग्लिश में बात करते हैं। तो दो चीज होती थी सर, इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाता था और मार्केट का नॉलेज भी थोड़ा बढ़ जाता था। तो मेरे हिसाब से सर इंग्लिश के बिना मार्केट में आप ये जो वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस है थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको। बात तो सही है, मेरे को भी है ना, ऑस्ट्रेलिया वालों का बड़ा मुश्किल है। बाकी तो सारे क्रिकेट में लगभग सबकी समझ में आ जाती हो, रिकी पॉन्टिंग और इन लोगों की समझ में आती है, ये बड़ी है जी। हाँ, बहुत हेवी, अमेरिका भी समझ में आ जाता है, इंग्लैंड भी समझ में आता है, ऑस्ट्रेलिया वाले समझ में नहीं आता। बहुत तेज बात करते हैं, बहुत हेवी एक्सेंट में, इतना फास्ट बोलते हैं कि समझ ही नहीं आएगा, चलो जाने दो। एनीवे, आइए अब आपके लिए एक और स्पेशल पिक ऑफ द डे, और ये वाला पिक ऑफ द डे का बिगुल है सिद्धार्थ जी के लिए। सिद्धार्थ जी बताएं। सुनील जी, आपने कहा और हम ना लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता। आज का जो पिक ऑफ द डे जो कल का है, वो आप ही ने अभी कंपनी का जिक्र किया और वही कंपनी को मैं पकड़ लूंगा और वो होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्या बात, ये भी बहुत बड़ा दिग्गज है जो मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। जैसे आज एचडीएफसी कैसी बड़ी चाल ले ली, वैसे ही मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बेहतरीन चल सकता है। यहाँ से निवेश के दृष्टिकोण से अगर कोई लेता है तो 2450 का टारगेट होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 2300 का टारगेट जरूर होना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर दिग्गज है एफएमसीजी का, और मुझे लगता है कि अभी भी भारत में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट बहुत नीचे है विश्व के मामले में। HUL जरूर खरीदे विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, तो HUL पर खरीदारी करिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। 2300 का नियर टर्म टारगेट है, और वैसे 2450 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलिए। ये है सिद्धार्थ जी की कन्विक्शन पिक। एक पिक सुमित जी के लिए भी तैयार है, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, स्टॉक का भाव चल रहा है 178 179, बाय करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का नाम है ब्रिगेड, और ये ब्रिगेड ऊपर की तरफ फटने को तैयार है। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर आया है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है इसी हफ्ते में ये स्टॉक ऊपर में 190 रुपए से लेके 200 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा दे। ब्रिगेड के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 171 172 नीचे पे सपोर्ट लेवल है, वो स्टॉप लॉस होगा। 190 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के टारगेट ब्रिगेड एंटरप्राइज के अंदर इस हफ्ते में देखने को मिलने चाहिए। ओके, 190 से 200 के टारगेट्स के लिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर खरीदारी करिए। मार्केट्स बंद होने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं, जल्दी से जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है इस समय। अनिल जी, इवेंचुअली ग्लोबल मार्केट्स के सहारे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी सर। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स में कोई मूवमेंट नहीं है। यूरोप में भी थोड़ा मूवमेंट हुआ है, यूरोप नीचे से पॉजिटिव हो गया है, बट ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है सर ग्लोबल मार्केट्स में। दीप सिंपल है, देखिए 11,675 मिल गया जी। हमने जब बात की थी 11,610-15 था जी, राइट, वहां से 11,650 675 के टारगेट दे 11,680, और देखिए एक सारा काम आखिरी 1 घंटे में ही हुआ है, पूरा एग्जैक्टली 1 घंटा भी नहीं लगा, सवा घंटा, सवा घंटे में पूरा काम आ गया। बुक करिए प्रॉफिट, लाइफ एंजॉय कीजिए जी। कल के लिए नहीं, कल फ्रेश खरीदेंगे, अभी नहीं, आज नहीं लेके जाना है। और जो लिया हुआ है पोजीशन बुक कर लो। हाँ, कम से कम बैंक निफ्टी में तो पक्का कर लो। निफ्टी में फिर भी ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी 22,950 के आसपास अब है ना। कल या तो थोड़ा नीचे मिलेगा तो खरीदेंगे, या अब हम 23,050 के ऊपर खरीदेंगे। ओके, या तब 23,050 के ऊपर मेरे लिए खरीदने का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। जैसे आज था ना कि 22,650 के ऊपर खरीदेंगे, जैसे आज 22,650 पार हुआ, मिल गया एकदम से 250 पॉइंट एक ही घंटे में मिल गया आपको, वैसा है। तो प्रॉफिट बुक कर लें, कोई दिक्कत, क्योंकि देखो डाउ में सुस्ती है, सुस्ती भी ठीक है, ऐसे मुझे कोई डाउ से डर नहीं है, लेकिन अच्छा देखो 2-3 दिन में बढ़िया भाग गया है आपको। देखो तो थोड़ा है ना, वो क्या बोलना चाहिए इसे, लो ऑफ एवरेजिंग भी है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके इंतजार करें, नहीं तो कल देख लेंगे। और अगर फिर भी किसी को लॉन्ग पोजीशन अच्छे लेवल के, समझिए किसी ने भाई फॉर एग्जांपल 11,550 के आसपास निफ्टी लॉन्ग किया हुआ है, तो वो ठीक है, वो रख लें, और ऊपर से आप एक 11,800 का कॉल बेच दें, थोड़ा हेज कर ले, 11,800 का कॉल बेच दें। इधर आप चाहें तो एक 23,200 का कॉल बेच दें, तो कॉल बेच के थोड़ी हेजिंग कर लें बस, ठीक है, अगर तेजी कर रहे हैं तो, और नहीं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मेरी राय प्रॉफिट बुक करने कल देखेंगे। तो जिस दिन कुछ एक बढ़िया आपको 1 घंटे में इतना ऐसे भागेगा, ठीक है, सोचा था वो अलग बात है, लेकिन होना भी तो चाहिए, खाली सोचने से थोड़ी होता है। तो हो गया तो फिर प्रॉफिट बुक कर लो, एंजॉय करो। आइए उसके बाद भी आपको जो फ्रेश ट्रेड करना है वो बताएंगे जय जैकपॉट।
बताएं जय। हाँ जी, पीएसयू बैंक्स ने कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लगातार मैं कहूंगा कि बाउंस बैक में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और कहीं ना कहीं एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जिसका जिक्र अभी आपने कुछ समय पहले किया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, तो उसको रिटेस्ट कर फिर से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और बैंक निफ्टी में अगर ब्रेकआउट आया तो इसमें तेजी देखने मिल सकती है। तो इसका 195 का निजी कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं, जो करीब अभी 6.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 6.5 ये इसका CMP है, इसको खरीद कर चल सकता है। जी नीचे में इसका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, मैं कहूँगा 4 के आसपास लगा सकते हैं, 4 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस रहेगा। मगर इसके टारगेट जो है अनिल जी लगभग मुझे लग रहा है कि 199 से लेके 202 ये लेवल स्टेट बैंक में देखने मिल सकता है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो लेवल्स आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 9 से लेकर 10 रुपये 80 पैसे तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 195 के कॉल ऑप्शन में। तो इसको डेफिनेटली खरीद कर चलना चाहिए। इंडिकेटर्स काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी से फिर से एक रिवर्सल देकर बाई पोजीशंस के बाई क्रॉसओवर दे रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड जनरली ये लेवल पर बहुत ही अच्छा होता है, तो इसको खरीद कर चलने की सलाह है। 195 का कॉल खरीदिए, 9 और 10 रुपए 80 पैसे ये हैं आपके टारगेट्स। 4 रुपए पे आप लगाइए स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए जय ठक्कर की तरफ से राय। SBI एंड में यहाँ पर भी पार्टिसिपेशन बढ़िया आते हुए दिख रहा है। पर अनिल जी लगातार तीसरे दिन शानदार तेजी बाजारों में आती हुई दिखी है। इस हफ्ते की शुरुआत अच्छी हुई थी और वो मोमेंटम जो कल हमने देखा था वो आज भी बरकरार रहा है। टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा रफ्तार पकड़ते हुए अच्छे अपडेट आए कंपनी की तरफ से, ब्रोकरेजेस का भी भरोसा है। 8% की तेजी आपने टाटा मोटर्स में देखी है। बट आज जो मूव आई है निफ्टी, वहां पर HDFC का काफी बड़ा सपोर्ट रहा है, 8% की तेजी वहां पर। और HDFC बैंक यहां पर भी 2.5% का उछाल, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट मिला है। ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, इन सभी बैंक्स ने भी बैंक निफ्टी को अच्छा सपोर्ट आज दिया है। तो यहां पर ही बढ़िया तेजी बनी है। कल की गिरावट के बाद बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व यहां से भी आपने अच्छा सपोर्ट देखा है। HDFC लाइफ एक और स्टॉक है जहां पर अच्छी खरीदारी हुई। तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल बास्केट में शानदार तेजी बनी है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी 500 पॉइंट्स का उछाल है और बाकी इंडेक्सेस में भी सपोर्ट मिला है। M&M यहां पर अच्छा मूव है। थार की कार्ड को अच्छा रिस्पांस मिला है, 4% की तेजी। अदानी पोर्ट्स यहां पर अपडेट्स अच्छे आए हैं और कृष्णापट्टनम पोर्ट एक्विजिशन का भी पॉजिटिव ट्रिगर है। अल्ट्राटेक यहां पर अच्छी खरीदारी हुई है। श्री सीमेंट भी पॉजिटिव था। मारुति सुजुकी, गेल, ग्रासिम, डिवीज, बजाज ऑटो और इन्फोसिस कुछ और स्टॉक्स हैं। TCS कल की तेजी के बाद आज थोड़ा थमा है, बट एंड में पॉजिटिव ही होते हुए दिखा। वहां पर नजर रखिए। विप्रो में हल्की सी गिरावट हुई है। ब्रिटानिया में थोड़ी सी गिरावट हुई है। बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज स्टोरी है, जहां से इनका डिविडेंड और बोनस डिबेंचर की खबर आई। कोल इंडिया, टाटा स्टील और नेस्ले यहां पर भी हल्की सी आपने गिरावट आती हुई देखी है। पर वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर भी ज्यादातर एक्शन डोमिनेट आज किया है फाइनेंशियल नेम्स ने ही। बंधन बैंक यहां पर नजर डालिए, 5% की तेजी के साथ बंद हो रहा है, पूरे दिन एक्टिव रहा। RBL बैंक यहां पर खरीदारी दिखी। IDFC फर्स्ट, चोला इन्वेस्टमेंट, मुथूट फाइनेंस, L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस, सारे के सारे हाई बीटा फाइनेंशियल नेम्स में ही आज आपने जबरदस्त एक्शन आते हुए देखा है। LIC फाइनेंस एक और ऐसा स्टॉक है। जी एंटरटेनमेंट में थोड़ी खरीदारी हुई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर आपने अच्छी मूव आती हुई देखी है। कोफोर्ज, NIT टेक यहां पर अच्छी मूव है। पेंट स्टॉक्स नए हाई, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स दोनों में ही बढ़िया खरीदारी हुई है। इंटरग्लोब एविएशन यहां पर भी आपने ब्रोकरेजेस का भरोसा देखा है, वहां पर भी नजर रखिए। पीरामल एंटरप्राइजेस ये एक और स्टॉक है जिसने अच्छा परफॉर्म किया। और ICICI प्रू ये भी सुबह से बज कर रहा है। थोड़ी गिरावट मेटल स्टॉक्स में आई है और साथ ही मैरिको जो कल 4% ऊपर था आज 2% फिसला है। जुबलेंट यहाँ पर थोड़ी गिरावट है। गोदरेज कंज्यूमर में हल्का सा कंसोलिडेशन आपने देखा है। ग्लेनमार्क, अमर राजा, टाटा केमिकल्स और साथ ही BHEL ये भी कुछ नेम्स हैं जहां पर गिरावट है। बट अनिल जी ऑल इन ऑल शानदार एक्शन सर, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की तेजी, 2% ऊपर बैंक निफ्टी और लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक बार फिर से आउट परफॉर्म करता हुआ फाइनेंशियल्स में अच्छी खरीदारी। जोरदार मजा आ गया। चलो एक और बढ़िया ट्रेडिंग सेशन माफ कीजिएगा। और दिन के हाई पॉइंट के करीब बंद होते हुए बाजार और घंटे की मधुर आवाज आपकी कानों में गूंजती हुई 11,660 क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आएगी। बैंक निफ्टी 22,836 पर बंद हुआ है, 465 अंक ऊपर। और सेंसेक्स बंद हुआ है 603 अंक मजबूत, 39,577 पर। यह है आपके लिए क्लोजिंग हुई आज के ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे है। ओके, ट्यूसडे पे वो कर दे डिस्क्लोज कर दीजिए, मस्ती की पाठशाला कर दीजिए। एक मिनट लाइए हमारे सारे एक्सपर्ट्स को मस्ती की पाठशाला के लिए एक बार जल्दी से। भाइयों आपका फेवरेट एक्टर कौन है? बोलिए, एक साथ बोल दीजिए सब लोग।
अनिल जी, अमिताभ बच्चन क्या बात है, वाह महानायक। क्या बात है, वाह सुमित जी, मजा आ गया, क्या बात। सुमित जी होले होले शाहरुख खान से लेते हैं, अमिताभ जी से लेते हैं, क्या बात। ठीक है अमित जी, हाँ विश्व जी बोलिए। अमिताभ बच्चन सर जी, मतलब क्रिकेट में तेंदुलकर और बॉलीवुड नहीं, क्रिकेट की बात नहीं हो रही है अभी, फिल्म की बात हो रही है। आप क्रिकेट में कहाँ पहुंच गए? सुमित जी बोले ये भी कोई पूछने की बात है। तो अब तो चलिए, अमिताभ का बर्थडे है, अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है 11 अक्टूबर को, और 11 अक्टूबर को बर्थडे है तो उससे पहले आ रहा है हमारा वीकेंड जी। और आप लोगों के लिए इस बार मस्ती की पाठशाला का टॉपिक भी यही है। अमिताभ का कौन सा है वो डायलॉग जो आपको लगता है, या ध्यान से सुनिएगा, जो आपको लगता है वो डायलॉग या रोल जो आपको लगता है ये मुझ पे सूट करता है और क्यों। जी ये है आपका टॉपिक। बंसल जी सुन लिया आपने, बिग बी का कौन सा डायलॉग या कौन सा रोल आपको लगता है, कौन सा किरदार उन्होंने निभाया जो आपको लगता है कि ये मुझ पर सूट करता है, ये डायलॉग मुझ पर सूट करता है और क्यों। बोलिए बंसल जी, कैसा है ये टॉपिक? बिल्कुल बढ़िया अनिल जी, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और अनिल जी मुझे ये लग रहा है कि जो उनके 2-4 सामने वाले बड़े वाले जो डायलॉग्स हैं, सभी पैनलिस्ट कहीं उनको लेके ना आ जाए अनिल जी, तो कुछ डायलॉग्स को आप इंटरनली वर्जित करें ताकि थोड़ी मेहनत करे आदमी। कोई दिक्कत नहीं, ओके दिक्कत। लेकिन एक चीज देखिए, अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो ये है ना, बिल्कुल सुमित जी है ना विजय दीनानाथ चौहान की तरह बैठे हैं अग्निपथ एकदम। तो अभी से मस्ती की पाठशाला के मूड में, तो चलिए मस्ती की पाठशाला में इस बार होगा आपके लिए बिग बी के जन्मदिन पर ये खास शो। अमिताभ बच्चन का कौन सा वो रोल है या कौन सा वो डायलॉग है जो आपको लगता है कि आप पर सूट है। मैं फिर से अंडर इन्वर्टेड कॉमास में बोल रहा हूँ, जो आपको लगता है, जरूरी हम सबको लगे, जो आपको लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। सर आपके लिए ऑलरेडी मैंने चूज कर लिया है। हाँ, जो मेरे लिए आपके लिए एप्लीकेबल होगा। क्या बात है, वाह चलिए बढ़िया। तो हाँ बंसल जी कुछ कह रहे हैं, बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, लोग तो डायलॉग अनिल जी चूज करेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ अनिल जी, अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर का एक डायलॉग अनिल जी ना सिर्फ मुझे अच्छा लगता है, बल्कि उसको मैंने प्रैक्टिकली ना लाइफ में काफी, अपनी कॉलेज लाइफ में काफी यूज करा है। काफी लोगों को ना अपने, मतलब कि जो लड़के मुझे तंग करते थे उनको उनके घर पे अनिल जी वो डायलॉग यूज करके काफी अनिल जी पिटवाया है। तो अनिल जी ये कहना चाहूंगा, इस बार की मस्ती की पाठशाला मिस मत कीजिएगा कोई भी। नहीं, इस बार तो कोई मिस नहीं करेगा और मिस करना भी नहीं चाहिए। ये बेहतरीन शो जो आपके पूरे हफ्ते की स्ट्रेस दूर करेगा, और खासतौर से शुक्रवार को ये है ना पॉलिसी जी, पॉलिसी के बाद ट्रेड पॉलिसी शुक्रवार को, तो फिर पॉलिसी के बाद ये शो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो ये है आपके लिए विशेष शो मस्ती की पाठशाला का। एक और शो है जो इंटरेस्टिंग है आज शाम के लिए, और वो है शाम 6 बजे का। स्कूल्स खुलने जा रही हैं, और आपने देखा है कि अब 15 अक्टूबर से स्कूल खुलने के आदेश आ गए। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि स्कूल खुलेंगे, लेकिन कुछ हेल्थ हाइजीन में SOP के साथ गाइडलाइंस होगी। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और इमोशनल सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, बच्चों को स्कूल जबरदस्ती नहीं बुलाया जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है हम एक जनरेशन पहले पैदा क्यों हो गए, इस जमाने में पैदा हुए होते तो स्कूल मतलब गजब ही है, नहीं बुलाया जाएगा। हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं होता था कि स्कूल नहीं जाना है कर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कभी कहा बहाना मिल भी जाए तो क्या ऐसा बहाना बनाना पड़ता है जो कि बाहर से दिखे ना, कि पेट दर्द या सर दर्द, जिसमें पता नहीं चलता है। और हमारे पेरेंट्स भी ऐसे सर दर्द, बच्चों का थोड़ी कोई सर दर्द होता है। सर दर्द तो बड़ों को होता है। तो हमें पता भी नहीं था कि वाकई में बड़ों को होता है। हम तो मान भी लेते थे अच्छा सर दर्द तो बड़ों को ही होता होगा। तो ज़्यादा बहाना पेट दर्द का कितनी मार बनाओगे, तो स्कूल जाना ही पड़ता था। आजकल के बच्चों को देखो, बिना उनकी मर्जी के स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन अभी कोविड का वक्त है, इसलिए नहीं बुलाया जाएगा। पेरेंट्स की परमिशन भी जरूरी होगी। ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। तो बड़ा सवाल ये कि क्या स्कूल खुलने के लिए तैयार है, क्या स्कूल्स को खोलना वाकई में सेफ है, और क्या राज्य सरकार इसके लिए, राज्य प्रशासन, स्कूल प्रशासन तैयार है क्या, पेरेंट्स तैयार है क्या, किस किस की कितनी तैयारी है। इसी पर 3 खास मेहमान होंगे हमारे साथ। शांतनु प्रकाश, फाउंडर मिलेनियम स्कूल, अपराजिता गौतम, प्रेसिडेंट दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन, डॉक्टर रोमेल टिक्कू, एसोसिएट डायरेक्टर मैक्स हेल्थ केयर, आपको बताएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे अब स्कूल की बारी, कितनी तैयारी। हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा, आप भी अपने विचार रख सकते हैं। और अच्छा, एक और चीज,
आज अगर आपने वेदांता का डीलिस्टिंग की पाठशाला वाला शो मिस किया है तो कोई दिक्कत नहीं, शाम को 7:56 पर ये पूरा शो आपके लिए फिर से टेलीकास्ट किया जाएगा। अगर देखा भी हो तो आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। ये शो ऐसा है जिसमें रिवीजन करें, क्योंकि हमने खुद ने रिवीजन कर करके बड़ी मुश्किल से बनाया किया। मल्टीपल रिवीजन करा। अरे पूछिए मत, मतलब पूरे 3 दिन की छुट्टी में कल कितनी कौन कॉल की होगी दीप हमने? सर लगभग 10-12 बार तो हम 10-12 बार हमने कॉन कॉल्स कर लिए, और ये तो हमारी इंटरनल कॉन कॉल्स हम 4-5 लोगों ने किए, और इसके अलावा एक्सटर्नल तो पूछे मत, इतने फ़ोन कॉल्स लोगों से किए, एक्सचेंजेस तक किए, लीड मैनेजर्स को किए, मार्केट के एक्सपर्ट्स को किए, जानने की कोशिश की अलग अलग प्रोविजंस, क्योंकि प्रोविजंस बहुत बदलते भी हैं। तो हम शो करने के पहले श्योर होना चाहते थे कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले, तो ये कोशिश किए। एक बार फिर से देख सकते हैं आप, और ज़रूर देखना चाहिए, नॉलेज के लिए देखिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास वेदांता के शेयर हुई हों। जब कभी आपको इस तरह की कोई डीलिस्टिंग ऑफर की ज़रूरत पड़ जाए, आ जाए, तो उसका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। तो ये रूल्स रेगुलेशन अभी से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आपके पास शेयर हैं फिर तो आपको देखना ही देखना है, मिस नहीं करना है। और एक और बात, अगर आपने देखा है तो भी प्लीज़ मुझे ट्वीट करके मैसेज करके बताइए आपको शो कैसा लगा। कोई चीज़ अगर कमी रह गई कि आपको लगता है कि ये चीज़ कवर नहीं हुई थी तो बताइए, क्योंकि अभी भी मेरे पास 3 दिन है, 8 तारीख तक मैं हर रोज़ सुबह कवर कर सकता हूं। तो अगर कोई बात छूट गई हो, आपको लगता है कि इस बात का समाधान सॉल्यूशन हमें नहीं मिला है, तो भी बताइए, हम कोशिश करेंगे हर एक आपकी क्वेरी सोल्व करने की। तो इस डीलिस्टिंग से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ पूछिए, चिंता मत करिए। जब हमने इतना काम कर लिया 90%, तो 10% क्यों छोड़े? तो 90% आपने जानबूझ के वर्ड चूज किए। 90% बिल्कुल। अनिल अग्रवाल साहब को भी 90% काम तो करना है। डीलिस्टिंग में 90% की वैल्यू 100% से ज्यादा है, तो इसीलिए 90% काम जब हो गया, 90% स्टॉक आ गए तो डीलिस्टिंग ऑफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 90% हो गया, बचा हुआ 10% भी आप जरूर करें, जरूर बताएं तो हम कर देंगे, ये बात पक्की है। चलिए, तो विदा लेने का वक्त है।